Okay, so FSA में third learning module, it is analyzing balance sheet. Third learning module, analyzing balance sheet. So, from an equity point of view, I feel that income statement का analysis is more important than balance sheet. Cash flow statement तो सबका बाप है, because that actually contains the true stuff. But when we compare balance sheet and income statement, तो जो income statement है, equity के point of view से that's more important because I am concerned with profitability. Yes, good morning all of you who have joined online. Okay, I am not taking names. Balance sheet जो है, if I am making a statement, उसमें कौन सा portion wrong है please बताना. Balance sheet is used to assess a firm's profitability, liquidity and solvency. I am repeating. Balance sheet can be used to assess a firm's profitability, liquidity and solvency. Which part of the statement is wrong? Profitability. You cannot look at the balance sheet to assess a firm's profitability. 4-5 साल का बैलेंस शीट को एनालाइज करके कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पता चलेगा. ठीक है. लिक्विडिटी ऑफ कोर्स पता चलेगा, करंट रेशियो एंड ऑल, कंपनी का करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के मुकाबले क्या है, वुड द कंपनी बी एबल टू मीट इट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस. ठीक है. तो यू कैन असेस दैट वाया द बैलेंस शीट. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, कंपनी कितना फाइनेंशियली लेवरेज्ड है, क्या कंपनी अपना डेट चुका पाएगा, कहीं डेट बहुत ज़्यादा तो नहीं रखा है ना. ठीक है. तो दैट कैन बी गॉज्ड थ्रू द बैलेंस शीट, बट यू कांट गॉज प्रॉफिटेबिलिटी. एंड इक्विटी मार्केट्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वैसे तो इक्विटी इन्वेस्टर्स एज एन ओनर यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग ऑफ द कंपनी, द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी. बट अदरवाइज मेरे को अगर बायस बोलना था तो आई वुड बी मोर बायस्ड इन फेवर ऑफ द इनकम स्टेटमेंट फॉर दिस थिंग. बैलेंस शीट जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेट इन्वेस्टर्स. विच इन्वेस्टर्स? डेट. ओके. तो अगर मैं कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कंपनीज का बॉन्ड बाई कर रहा हूँ, ठीक है, या प्राइवेट क्रेडिट इज ओके विद अस. ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में जो प्राइवेट क्रेडिट वाला पार्ट है, या बैंक्स लोग जो लोन दे रहे हैं, उनके लिए बैलेंस शीट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो फिक्स्ड इनकम इज अ प्ले ऑन द बैलेंस शीट, इक्विटी इज अ प्ले ऑन द पीएल अकाउंट. ठीक है. तो हर चीज एलओएस पे डाला नहीं जा सकता है कि सर क्या ये लर्निंग आउटकम के अंदर है क्या नहीं, पर पढ़ रहे हैं तो एक इंटरेस्ट जनरेट नहीं करे तो होता नहीं है. सबसे स्टूपिड स्टेटमेंट मेरे को दुनिया का क्या लगता है, जो अपने बचपन में सब पढ़े हुए हैं, खासकर जिन लोग का अकाउंटिंग बैकग्राउंड था, बैलेंस शीट इज सपोज टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. ये लैंग्वेज टाइप का याद आ रहा होगा. बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. यू अंडरस्टैंडिंग? The financial position of the company as in assets, what the company owns, liabilities, what the company owes, equity, the residual interest in the net assets of the company. Is it fine? Quite surprisingly, मैंने कंप्लीट भी किया है CFA इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव्स को कि कुछ बेवकूफ बड़े स्टुपिडिटी वाले क्वेश्चंस जो है ना, कुछ वो चैप्टर एंड में, एंड ऑफ चैप्टर में दिए हुए, इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी और बैलेंस शीट के अंदर भी. फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू का डेफिनेशन क्या है, एक्सपेंस का डेफिनेशन क्या है, करंट एसेट्स का डेफिनेशन क्या है, ये सब प्री रिक्विजिट्स है. क्या है ये? प्री रिक्विजिट्स. ये एकदम भी सिलेबस का पार्ट नहीं है. समझ गए? दे आर नॉट सिलेबस का पार्ट एट ऑल. दे हैड टू मेक द सिलेबस लाइट, इसलिए इन्होंने उन सबको हटा दिया और इन्होंने केवल जो भारी भरकम स्टफ है ना, काम का स्टफ, उसी को रखा है. बट कई बार जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, दे मे बी फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, सो दे मे नॉट नो द बेसिक्स ऑफ द बैलेंस शीट ऑल्सो. साहब क्या बात करें, एसेट लायबिलिटी मेरे को पता नहीं है ठीक से. तो बिकॉज ऑफ विच कई बार हम लोग को होमवर्क क्लासेस में वो चीज डालना पड़ता है. तो एक चीज मैं रिकॉग्नाइज किया कल शाम को जब मैं सोच रहा था कि जो होमवर्क क्लासेस देते हैं ना, देखो 3 ही चीज में प्री रिक्विजिट है. आउट ऑफ ऑल द टॉपिक्स देयर आर ओनली 3 टॉपिक्स जिनमें प्री रिक्विजिट है. एक तो क्यूएम, एक एफएसए और एक इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया हमने, तो बचा क्यूएम और एफएसए. तो क्यूएम और एफएसए कुछ क्लासेस में प्री रिक्विजिट स्टफ था. हम लोग को वो स्लाइड में तो लिखा हुआ था जब आप होमवर्क क्लास देख रहे थे, बट मैंने बोला आपसे वो क्लियरली डिमार्केट हो जाए. और एक्सेल शीट भी जो शेयर होता है ना कि चैप्टर एंड हुआ, उस पर भी लिखा रहेगा इस होमवर्क क्लास में प्री रिक्विजिट स्टफ था. तो यू में ऑब्वियसली अपना एनर्जी अनलिमिटेड तो है नहीं, वी हैव टू यूटिलाइज एनर्जी प्रॉपरली. तो आप अकॉर्डिंगली उसको स्किप कर सकते हो. ठीक है ना, समझ गए? तो वो मेरे से मिस हो गया था कि मैं क्लियरली उसको मेंशन कर दूं. तो बैलेंस शीट में बहुत सारा जो बेसिक पोर्शन होता है ना, जो कोई भी पढ़ाएगा व्हाइल टीचिंग बैलेंस शीट, वो चीज हटा दिया गया है सिलेबस पे, छोटा सा पोर्शन है. ठीक है.
तो छोटा सा पोर्शन क्या है डिस्कस कर ले। चैप्टर का नाम बैलेंस शीट है कि एनालिसिस और बैलेंस शीट है? एनालिसिस, बिकॉज हम लोग तो बनाने वाले हैं नहीं बैलेंस शीट, हम लोग तो एनालाइज करने वाले हैं। तो एनालिसिस के लिए जो हमने बोला ना, लिक्विडिटी एनालाइज करने के लिए करंट रेशियो निकालेंगे, क्विक रेशियो निकालेंगे, सॉल्वेंसी एनालाइज करने के लिए डेट इक्विटी रेशियो निकालेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंगली यू कैन अंडरस्टैंड चैप्टर एंड होगा लास्ट में रेशियो और कॉमन साइज से। किसे? रेशियो एंड कॉमन साइज। वो बताएगा लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियोज, और उसके अलावा बताएगा कॉमन साइज। ठीक है, फटाफट प्लीज बोलना। इनकम स्टेटमेंट जो होता है ना, एक बड़े कंपनी का एक छोटे कंपनी का, बट सेम इंडस्ट्री में, बड़ा सीमेंट कंपनी छोटा सीमेंट कंपनी, द इनकम स्टेटमेंट्स आर नॉट कंपेरेबल। तो कंपेयर करने के लिए वी ड्रॉ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। हाउ डू वी ड्रॉ इट? परसेंटेज ऑफ सेल्स, सारा आइटम परसेंटेज ऑफ सेल्स, रेवेन्यू जो उसको 100 मान लेते हैं, और जो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जो भी सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, उसको रेवेन्यू का परसेंटेज दिखाते हैं ना। तो अपने को इनकम स्टेटमेंट कितना सुंदर दिखता है, 100 रुपया का इनकम स्टेटमेंट, कि भाई 100 रुपया का तुमने माल बेचा, तुम्हारा क्या खर्चा था क्या नहीं। क्लियर? बढ़िया। तो ये किया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था वो वाला, वो होमवर्क के तौर पे हुआ था इनकम स्टेटमेंट के अंदर। मैंने कोई पर्सन सपोज बाई चांस होमवर्क को पूरा मिस कर रहा है, तो इज मिसिंग आउट अ लॉट। देयर इज मेन स्टफ व्हिच इज देयर इन द होमवर्क। जैसे ये पूरा क्लास होमवर्क में था इनकम स्टेटमेंट में अपने। वैसे ही बैलेंस शीट में अगर तुम एक बड़ा कंपनी है जिसका 50,000 करोड़ का बैलेंस शीट है, यानी टोटल एसेट्स 50,000 करोड़ है, और एक छोटा सा कंपनी है जिसका बैलेंस शीट 2,000 करोड़ का है, बट दोनों कंपनीज कंपेरेबल है बिकॉज दोनों सेम इंडस्ट्री में, दोनों सेम इंडस्ट्री में है। ठीक है, तो इन दैट केस उसको कंपेयर करने के लिए क्या चीज का परसेंटेज निकालते तो बेटर होता? टोटल एसेट्स बेस्ट है। सर 100 रुपए का बैलेंस शीट दिखाइए ना, एसेट साइड का टोटल 100 रुपया, लायबिलिटी का टोटल 100 रुपया, प्रॉपर्टी प्लांट 50,000 करोड़ का क्या परसेंटेज है, 2,000 करोड़ का क्या परसेंटेज है, 100 रुपया में सब कंपेरेबल हो जाएगा। वील अंडरस्टैंड किसका क्या फोकस है, किसका क्या नहीं है। बिकॉज आप समझ रहे हो एक चीज, अगर मेरे को पता चलता है कि दुनिया रिटर्न ऑन एसेट्स को बहुत ज्यादा देख रहा है, किसको? रिटर्न ऑन एसेट्स पैक्ड बाय टोटल एसेट्स, पैक्ड बाय टोटल एसेट्स, तो बहुत इजी है। मैं क्या करूंगा, मैं एज अ ट्यूशन सेंटर, एजुकेशन सेंटर, मैं कोई भी सेंटर खरीदूंगा नहीं। आई वोंट बाय अ ट्यूशन सेंटर, आई विल टेक द ट्यूशन सेंटर्स ऑन रेंट, भाड़े पे लूंगा। तो अगर भाड़े पे लिया तो मेरा एसेट्स में वो एसेट्स आएगा नहीं, तो जब आप रिटर्न ऑन एसेट निकालोगे तो नीचे में टोटल एसेट तो कम हो गया, तो मेरा आरओए विल बी हायर और लोअर? हायर। अंडरस्टूड? तो एज एन एनालिस्ट यही तो देखना है कि यार ये दो ट्यूशन कंपनीज है, एक ए और एक बी, और एक का आरओए बहुत हाई है, दूसरे का आरओए बहुत लो है, तो पता चला वो फर्स्ट वाला जो है वो तो भाड़े पे ले रहे हैं, इसलिए उसका एसेट्स कम है, समझ गया, और सेकेंड वाले का खरीदा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली वो एसेट बेस के कारण हो रहा है। तो बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा ना। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आई लॉस्ट द ट्रैक। मैं बीच में इनकम स्टेटमेंट का बोला, बैलेंस शीट का, हाँ, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। तो आई वाज सेइंग दैट फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना, एसेट्स व्हाट वी ओन, लायबिलिटी व्हाट वी ओ इज ओके, जो हमको देना है, एंड इक्विटी ये बैलेंस शीट में है। अपने इंडिया में दिस थिंग, द हैबिट इज टू शो लायबिलिटीज ऑन द लेफ्ट साइड, एसेट ऑन द राइट साइड। बैलेंस शीट सबने देखा होगा, अगर वर्टिकल का बात नहीं करें, हॉरिजॉन्टल, तो लायबिलिटी ऑन द लेफ्ट साइड, एसेट ऑन द राइट साइड, पर ग्लोबली एसेट्स लेफ्ट साइड में होते हैं। तो एक तो डोंट बी सरप्राइज्ड व्हेन यू सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ स्टूडेंट, स्पेशली लेवल 2 में, ओके, बिकॉज लेवल 2 में तो आइटम सेट्स आता है तो दे सकता है बैलेंस शीट, लेवल 1 में तो सिंगल मल्टीपल चॉइस से देगा नहीं फिर भी। तो लायबिलिटी आपको एसेट्स दिखेगा लेफ्ट साइड में, फॉर विच यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। हाउ डज इट मैटर? इनफैक्ट बैलेंस शीट तो डेबिट क्रेडिट भी नहीं है, कौन से साइड में हम क्या दिखाएंगे, मेरा मन, और वर्टिकल दिखाएंगे ना, ऊपर नीचे। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड एसेट हो गया, सोर्स ऑफ फंड क्या हो गया, लायबिलिटीज एंड इक्विटी, करेक्ट है। उसके अलावा दे ऑफन शो इट इन द लिक्विडिटी ऑर्डर, जैसे जिन्होंने बैलेंस शीट बनाया होगा वो लोग जनरली शुरू में अपने वो सब दिखाते हैं ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से स्टार्ट करते हैं, यानी इलिक्विड से स्टार्ट करते हैं। किससे? इलिक्विड। पर ग्लोबल नॉर्म ये है कि वो लोग लिक्विडिटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आइटम दिखेगा बैलेंस शीट में कैश, क्या दिखेगा? कैश। लायबिलिटी साइड में परहैप्स अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल। तो ये भी बेसिक्स का पार्ट है, मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए, फिर भी जस्ट आप लोग के साथ कम्युनिकेट करना, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड राइटिंग अ बुक, कि इवन प्री रिक्विजिट है तभी तो आई हैव टू डिस्कस समथिंग ना। नाउ व्हाई डिड I laugh away on the stuff that balance sheet shows a true and fair view of the financial position of the company? I laughed away because balance sheet में जो figures है ना assets और liabilities का, they are
not shown at fair market value. They are not shown at fair market value. ये fair market value कई जगह आता रहता है और उसका डेफिनेशन काम का भी नहीं है, फिर भी आपके माइंड में स्टक कर सकता है. तो प्लीज अंडरस्टैंड, फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब होता है इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, ऑर्डरली मार्केट में, स्ट्रेस में नहीं. जब तुम्हारे ऑर्डरली मार्केट है उसमें तुम अनजाने पार्टी को, जिसको जानता नहीं है, ओके, उसको कोई चीज बेचेगा तो कितने में बिक पाएगा, उसको फेयर मार्केट वैल्यू बोलते हैं. तुम्हारे पास कोई फोन है, अब वो फोन अगर तुम्हें स्ट्रेस में नहीं बेचना है, समय है स्ट्रेस में नहीं बेचना है, तो अगर तुम उस फोन को बेचेगा, ठीक है, किसी ऐसा पार्टी को जो तुम्हारा दोस्त वगैरह नहीं है, तो वो कितने में बिकेगा, दैट्स कॉल्ड फेयर मार्केट वैल्यू. ऑब्वियसली दैट इज इजी टू डिटरमाइन और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. Difficult to determine, especially for assets who do not have a active secondary market. Assets who do not have an active secondary market. I think secondary market शब्द समझ में आया होगा, ठीक है. प्राइमरी मार्केट तो वो हो गया जहां फोन क्रिएट हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, आईफोन 16, तो ओरिजिनल फोन बिका, वो प्राइमरी मार्केट हो गया. और एक है बिकने के बाद फिर सेकेंड हैंड जो सेल हो रहा है वो क्या हुआ, सेकेंडरी मार्केट हुआ. तो सेकेंडरी मार्केट अगर एक्टिव है तब भी फेयर मार्केट वैल्यू निकल जाएगा, वरना फेयर मार्केट वैल्यू तो द सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स विल प्रोवाइड ना. विल प्रोवाइड experts, and experts will say what we'll ask them to say because we'll pay them. You understanding? अगर मैं ENY के पास जाता हूं और उसको बोलता हूं मेरा बैलेंस शीट में ये एसेट है, इसका वैल्यू थोड़ा बढ़ा देना और सर्टिफिकेट इशू कर दे, ठीक है, तो ENY चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट आ जाएगा कि उसने वैल्यू किया है कि फेयर वैल्यू इस एसेट का ये है, ENY. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अपने एनालिस्ट कम्युनिटी जो कि क्लाइंट्स के लिए शेयर्स बाई करने वाले हैं, वो ये सब ENY से अफेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है. फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग रेगुलेशंस ENY का सर्टिफिकेट चलता होगा, बट फॉर द पर्पस ऑफ खुद का पैसा जब लग रहा है ना जेब से, तो ENY का सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप इंप्रेस नहीं हो सकते. प्लीज डू रिमेंबर दैट, ठीक है ना. तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है बहुत डिफिकल्ट टू डिटरमाइन है ज्यादातर चीजों का. तो यूएस गैप जो है ना इस मामले में, मैंने क्या होता है, मैं कई बार आप लोग कुछ बताता हूं जिससे थीम बता सकूं, वरना इतने सारे चीज लर्न करने के होंगे ना, यूल बी फ्रस्ट्रेटेड. यूएस गैप या फेयर मार्केट वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट में ज्यादा बिलीव नहीं करता, थोड़ा सा ये शक से देखता है फेयर मार्केट वैल्यू को. पर आईएफआरएस अभी भी उस दुनिया में जीता है, चल वहां जाते हैं जहां पे प्यार हो, मोहब्बत हो, वैसे वाले में. तो आईएफआरएस थोड़ा सा यूटोपियन वर्ल्ड में जीता है. एंड आईएफआरएस ये बोलता है कि जो स्टेटमेंट था ना, जो संजय सर ने हंसी उड़ाया कि बैलेंस शीट शोज अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, इस स्टेटमेंट को हम यथार्थ करके दिखाएंगे, ठीक है. थोड़ा आईएफआरएस उस जोश में है. देखो वो हर चीज में ना फेयर मार्केट वैल्यू पे दिखाना अलाउ कर रखा है. ये मैंने जरा सा हिंट दिया जिससे जब अपने अंदर में डिटेल्स का बात करेंगे ना तो वो ध्यान आए. सर बोले थे ना कि आईएफआरएस जो है अभी भी जोश में है, ठीक है. तो वो चाहता है कि काश वो दिन आए जब बैलेंस शीट में जब तुम एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेगा तो इक्विटी जो आएगा दिखेगा, अरे मार्केट कैप उतना ही है. क्या दिखेगा? मार्केट कैप उतना ही है. क्योंकि इमेजिन दैट डे कि बैलेंस शीट में एसेट्स माइनस लायबिलिटीज में जो नेटवर्थ आएगा ना, और वही मार्केट कैप चलता रहेगा शेयर मार्केट में. आई कैन नॉट इमेजिन दैट, बिलीव मी, इट्स लाइक स्टुपिडिटी टू द हाइट्स, ठीक है. वो नहीं पॉसिबल है, बट आईएफआरएस फेयर वैल्यू अकाउंटिंग को करके वो पॉसिबल करना चाह रहा है. समझ गए? ये मेरे काम आने वाले, बाद में मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया. प्लीज डू रिमेंबर दैट दिस विल कम टू यूज व्हेन वी गेट इनटू द चैप्टर, द पोर्शन ऑफ द चैप्टर, ठीक है. बट आईएफआरएस वो भी अलाउ कर रखा है कि आप जैसे कॉस्ट पे दिखा सकते हो. तो मेरे पास प्लांट है, एक सीमेंट कंपनी के पास प्लांट है, सबके पास होगा ही प्लांट. तो प्लांट एंड मशीनरी कितने में एक्वायर किया था 5 साल पहले? इतना. डेप्रिसिएशन लेस, वही तो दिखाते हैं बैलेंस शीट में, प्लांट एंड मशीनरी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. इज दैट लैंग्वेज फाइन? बट आईएफआरएस क्या बोलते हैं, नहीं, प्लांट एंड मशीनरी को आप चाहो तो फेयर मार्केट वैल्यू पे दिखा सकते हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर कोई फेयर मार्केट वैल्यू पे प्लांट एंड मशीनरी को दिखाता है उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल. कौन सा मॉडल? रीवैल्यूएशन मॉडल. और अगर कॉस्ट पे दिखाता है तो बोलते हैं कॉस्ट मॉडल. तो आईएफआरएस लॉन्ग लिव्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को रीवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल दोनों अलाउ करता है, ठीक है. पर सजेस्ट करता है कि रीवैल्यूएशन मॉडल तभी लगाइएगा अगर उस एसेट का एक्टिव सेकेंडरी मार्केट है. कौन सा मार्केट है? एक्टिव सेकेंडरी मार्केट है. तो प्रिंसिपल बेस्ड ज्ञान दे रहे हैं, एक्टिव सेकेंडरी मार्केट है. यूएस गैप क्लियर कट बोल रखा है कि आप कॉस्ट मॉडल लगाइएगा, रीवैल्यूएशन मॉडल मत लगाइएगा. कौन सा मॉडल? कॉस्ट मॉडल, ठीक है. तो उसके बाद कुछ एसेट्स है जैसे इन्वेंट्री, आपको पता है स्टॉक, दे आर शोन एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट. सुना होगा लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल.
यानी जो इन्वेंट्री है हम लोग जिस दाम पे खरीदे थे या तो उस पे दिखाते हैं, पर उसका दाम अगर गिर गया बाजार में तो नीचे दाम पे दिखाते हैं। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑन मार्केट, एलसीएम वर्ड बोलते हैं। कुछ एसेट्स है जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल, डेटर्स, उसको अपने रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाते हैं। किस पे? रियलाइजेबल वैल्यू, डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। रियलाइजेबल वैल्यू पे कितना रिकवर होगा उसके हिसाब से दिखाते हैं रियलाइजेबल वैल्यू पे। इसका मतलब बैलेंस शीट इज अ खिचड़ी। ओके, बैलेंस शीट इज अ मिक्सचर बिकॉज इट इज शोइंग सम आइटम्स एट कॉस्ट। अब एक कंपनी ए है, उसका बैलेंस शीट देख रहे हैं, और कंपनी ए ने कंपनी बी का शेयर्स बाई किए थोड़ा बहुत, कंपनी ए ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई की है, कंपनी ए ने कुछ F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में किया है, तो अकॉर्डिंगली वो भी तो बैलेंस शीट में आ रहा है, और वो जनरली फेयर मार्केट वैल्यू पे आ रहा है बिकॉज उनका मार्केट प्राइस अवेलेबल है। रिलायंस अगर होल्ड कर रहा है टिस्को का शेयर्स एज एन इन्वेस्टमेंट, तो टिस्को का शेयर प्राइस तो अवेलेबल है, तो उसके बैलेंस शीट में तो रिलायंस का काम तो टिस्को का शेयर होल्ड करना नहीं है, पर होल्ड कर रहा है तो दिखाया जा रहा है फेयर मार्केट वैल्यू पे। तो कुछ चीज फेयर मार्केट वैल्यू पे, कुछ चीज कॉस्ट पे, कुछ चीज रिकवरेबल अमाउंट पे, कुछ चीज लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट पे है। तो बैलेंस शीट आफ्टर ऑल इज अ मिक्सचर ना। प्लस aren't there assets or liabilities that the company has but which are not shown in the books? Aren't there assets and liabilities that the company has which are not shown in the books? There are contingent liabilities. What liabilities? Contingent liabilities. कंपनी के अगेंस्ट में केस चल रहा है, जैसे वोडाफोन का हुआ था अभी, लंबा चौड़ा पेनल्टी आया वोडाफोन के ऊपर, ह्यूज पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड। वो लोग को लगा माफ कर देगा वो लोग का जो ड्यूज था, ठीक है, तो दे विल बी वेव्ड ऑफ, एंड द इंटायर रिटेल कम्युनिटी शेयर होल्डर्स who like to play in such shares, they were buying the shares of Vodafone because that was the hint given that Vodafone, which primarily owned by the Birlas, they have the influence and get the waiver of कितना 23,000 करोड़ का कितना ड्यूज था, कितना 31,000 करोड़ का ड्यूज था कि उसको माफ कर देगा, नहीं माफ किया। तो आई वेटिंग इट, तो अगर वो कंटिंजेंट लायबिलिटी था तो हो सकता है वो बैलेंस शीट के बाहर दिखा रखा था फुटनोट में, बट वो लायबिलिटी तो मेटेरियलाइज हो गया ना। तो मैं अगर बैलेंस शीट देखता तो मेरे को तो 31,000 करोड़ का लायबिलिटी दिखता ही नहीं। एक साल पहले गेमिंग कंपनीज के ऊपर लायबिलिटी आया था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कि दे हैव टू पे जीएसटी ऑन व्हाट अमाउंट, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। तो अकॉर्डिंगली दीज थिंग्स आर देयर जो कि बैलेंस शीट में दिख रहा ही नहीं है, फुटनोट्स पे परहैप्स दिखेगा। उसके अलावा द बेस्ट ऑफ कंपनीज, दे विच आर लेजेंड्स, दे हैव देयर ओन रेपुटेशन, नाम है, they have their own reputation, नाम है उनका, they have perhaps great technology, perhaps they have great employee strength, management strength, ये सारा चीज बैलेंस शीट में दिख रहा थोड़ी है। तो एक तो बैलेंस शीट पे जो दिख रहा है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे है नहीं, अगर फेयर मार्केट वैल्यू पे है तो उस फेयर मार्केट वैल्यू पे डाउट है बिकॉज ENY, ठीक है। उसके अलावा बहुत कुछ बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा है, तो कोई भी हालत में बैलेंस शीट से तो आपको ट्रू एंड फेयर व्यू मिल नहीं सकता। इट इज द बिगेस्ट जोक ऑफ द सेंचुरी जो अकाउंटेंट्स और जो लोग अकाउंट्स करते हैं उन लोग को जब बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स निकालो बैलेंस शीट से, तो लोग क्या करते हैं, 10 एसेट्स है बैलेंस शीट में, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, लायबिलिटी 4 है, L1, L2, L3, L4 4 है, और इक्विटी दिख रहा है। अब अकाउंट्स का सम क्या आएगा, ये जो एसेट A2 है ना उसका वैल्यू इतना होना चाहिए, इतना नहीं, ENY ने बोला है, बाप है ना वो, एसेट A3 का इतना होना चाहिए, इतना नहीं, ये सब बोला, और ये एसेट दिखाया हुआ नहीं है, और ये लायबिलिटी इतना नहीं, इतना होना चाहिए, दिखाया हुआ नहीं है, ठीक है, वगैरह। तो अकॉर्डिंगली अपने रीड करते हैं तो बच्चा माफिक सम सॉल्व हो जाता है, वो जो बोला वो ले लेते हैं, ठीक है, और A-L कर दो तो आ जाएगा एडजस्टेड वैल्यू ऑफ द शेयर एज पर अकाउंट्स, ठीक है। तो अपने भी जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करेंगे ना इक्विटी में, उसमें लास्ट में जरा सा इज्जत इसको दिया हुआ है कि कुछ लोग ये मेथड लगाते हैं जस्ट फॉर अवेयरनेस पर्पस, ठीक है ना। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एज एन एनालिस्ट, खासकर एज एन एनालिस्ट एंड ऑल्सो एज अ CFA कैंडिडेट, यू शुड बी कंप्लीटली क्लियर दैट बैलेंस शीट से वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स नहीं हो सकता है। केवल सम कंपनीज विच आर हैविंग फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, विच एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फाइनेंशियल, लाइक बैंक्स, ब्रोकरेज हाउसेस, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, जिनका फाइनेंशियल बिजनेस है, उन कंपनीज में, जैसे बैंक में क्या है, लोन दिया हुआ, डिपॉजिट लिया हुआ, वो फाइनेंशियल है, उसमें बुक वैल्यू को इज्जत दिया जाता है, एंड मेनी पीपल डू वैल्यूएशन एज प्राइस शुड बी 2 times बुक वैल्यू और 3 times बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू के हिसाब से 3 times 2 times करके वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स किया जाता है, ठीक है। सॉरी फॉर द फैक्ट दैट मैं जब भी बात करूंगा
एफएसए का, मैं धीरे धीरे इक्विटी पे आ ही जाऊंगा, एंड वो आना भी चाहिए, बिकॉज आपको इंप्लीकेशन पता चलना चाहिए। अपना पढ़ने का पर्पस तो यही है ना कि हम लोग बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करें फॉर द पर्पस ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो अगर कोई पीबी रेशियो कर रहा है, क्या कर रहा है, पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से वैल्यूएशन कर रहे हैं, और अगर बैलेंस शीट में बुक वैल्यूज आर इन्फ्लेटेड, बुक वैल्यूज आर इन्फ्लेटेड, एसेट्स ज्यादा दिखाया हुआ है, लायबिलिटी कम दिखाया हुआ है, तो बुक वैल्यू क्या दिखाया हुआ है, ज्यादा, और तुम दैट इनटू पीबी रेशियो करेगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर क्या आ जाएगा, ज्यादा। तो वन ऑफ द मेथड्स बाय व्हिच share prices can be influenced by the management is by window dressing the balance sheet in such a manner that the assets are overstated, the liabilities are understated, such that the book value is overstated, and obviously the market value is related to the book value, and therefore you are trying to influence the share price by that measure. You understanding? ठीक है? तो इन्होंने ये चीज मन में रखते हुए सीएफए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ट्राइंग टू गेट इनटू देयर मन, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर मन इज वेरी बचलता हुआ, फिर भी तो उनका मन देख के मेरे को ये समझ में आया कि इनको ये चीज आया, जो मैंने बोला ना सारा बैकग्राउंड दिया अभी 15 मिनट, ये उनके माइंड में आया और इनको लगा यार कौन कौन सा आइटम है जिसपे ये लोग सबसे ज्यादा धोखाबाजी करते हैं। बैलेंस शीट में इतना सारा आइटम्स है ना, कौन कौन सा एरिया जिसपे सबसे ज्यादा धोखा हो रहा है इन्वेस्टर्स के साथ, चल सिलेबस में वो रख देते हैं, चल सिलेबस में वो रख देते हैं, समझ गया? तो वैसा 4 एरियाज ढूंढा, उसका 4 एलओएस हो गया। तो 4 एलओएस 4 एरियाज का है जिनमें सबसे ज्यादा धोखाबाजी हो रहा है, और 5वां तो हो गया ना रेशियो और कॉमन सेंस। तो चैप्टर इज वेरी इजी, 4 खतरनाक एरियाज इन द बैलेंस शीट जिसमें खेलो इंडिया खेलो मैनेजमेंट कर रहा है, जिसमें यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वो चारों का 4 एलओएस डाल दिया और 5वां डाल दिया रेशियो एंड कॉमन सेंस। मेरा हैबिट होता है कि मैं चाहता हूं काश चैप्टर बैठ जाए मन में, ठीक है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वो 4 एरियाज जो इनको लगा, एक तो लगा इंटेंजिबल एसेट, कौन सा, इंटेंजिबल एसेट, और इंटेंजिबल एसेट में भी 2 कैटेगरी है, एक तो बाकी सारे इंटेंजिबल्स एक तरफ और गुडविल एक तरफ, बाकी सारे इंटेंजिबल्स एक तरफ और गुडविल एक तरफ। गुडविल को स्पेशली रख दिया है, और है तो होता ही वो स्पेशल है। अकॉर्डिंग टू दामोदरन, गुडविल को हटा देना चाहिए वर्ड दुनिया से, एंड अब देना चाहिए एक्स। क्या बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट को बिकॉज ऑफ बैलेंस करना चाहिए ना, तो मैच कराने के लिए बस एक्स डाल देना, दैट इज गुडविल। पर इससे कम से कम जो रिस्पेक्ट है गुडविल का वो तो नीचे जाएगा, गुडविल खड़े हो जाते बेंच पे लोग। ठीक है, एनीवेज, तो एक तो इंटेंजिबल एसेट्स का डिस्कशन है, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, इनके साथ जो खेला हो रहा है, ठीक है सारा। दूसरा डिस्कशन है गुडविल के बारे में, 2 एलओएस हो गया। तीसरा डिस्कशन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, किसके बारे में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ए कंपनी ए जिसका बैलेंस शीट देख रहे हैं, वो दूसरे कंपनीज का शेयर्स बाई कर रखा है, वो दूसरे कंपनीज का बॉन्ड्स बाई कर रखा है, वो डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, उनका अकाउंटिंग को लेके पता रहना चाहिए, इसलिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पोर्शन डाला है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें बहुत खेला होता है। और चौथा है नॉन करंट लायबिलिटीज, क्या बोला मैंने, नॉन करंट लायबिलिटीज, बाय डेफिनेशन लायबिलिटीज विच आर नॉट करंट, लायबिलिटीज विच आर नॉट करंट, इसका मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पहला तुमको कौन सा ख्याल आता है, बॉन्ड्स, एंड वी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट। ओ बॉन्ड, ये तो अपना एरिया है, क्योंकि बॉन्ड का सब कुछ जानते हैं हम लोग, क्या बताएगा आप बता। ठीक है, पर उसके अलावा भी लायबिलिटीज होता है, जैसे पेंशन ऑब्लिगेशन, कौन सा, पेंशन ऑब्लिगेशन। I think the biggest employer in India, I think, I'm not sure, is it TCS. Biggest employer in India is TCS. तो TCS में जो लोग भी काम कर रहे हैं, वो लोग सब जब रिटायर होंगे, उसके बाद भी तो वो लोग का जीवन होगा, they will need money to live, और पूरा का पूरा लाइफ वो लोग TCS में काम कर दिए, तो अकॉर्डिंगली उस काम के चलते उन लोग को उस समय भी पैसा मिलना चाहिए। ये तो पेंशन का कॉन्सेप्ट है, पेंशन इज जस्ट अ डेफर्ड सैलरी ना, व्हाट इज इट, डेफर्ड सैलरी, कि भाई तुम सैलरी अभी क्यों ले रहे हो सारा, इससे बढ़िया तुमको उस समय दे देंगे जब तुम रिटायर करोगे। तो वो तो टीसीएस का एक लायबिलिटी है ना, इतने सारे लोगों को पेंशन देना है, ऐसे नहीं हो सकता है कि उसका काउंटिंग नहीं करेंगे, कि सर जब देने आएंगे तब पीएल में डेबिट कर देंगे, वो तो मैचिंग प्रिंसिपल को वायलेट कर देगा। तुम लोग सब टीसीएस का एम्प्लॉइज है, ठीक है, तो और तुम लोग इस साल काम किया कंपनी के लिए, कब काम किया, इस साल काम किया, ठीक है, पर तुम लोग का कुछ सैलरी इस साल नहीं दिए, वो बोले रिटायरमेंट के बाद देंगे, पर काम का मजा तो इस साल उठा लिए,
तो जो पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड है उस पर जो रेवेन्यू है ना सेल्स, वो तो इस साल एंजॉय कर लिए, और अगर कुछ सैलरी हम 25 साल बाद डेबिट करें, क्या वो मैचिंग प्रिंसिपल हुआ? मैचिंग प्रिंसिपल तो यही बोलता है कि अगर पीएल में इस साल तुम एंजॉय कर लिया तो सारा खर्चा अभी डेबिट कर, फोरकास्ट करना है कब रिटायर करे कब नहीं करे, कितना साल जिएगा, ठीक है, तो मैंने 95 ईयर्स जिएगा कि 90 ईयर्स जिएगा वगैरह वगैरह, और उसका पीवी करके वो सैलरी को अभी दिखा। ऑफ कोर्स झमेला है, नो डाउट, बट क्या होता है ना कि थिंग्स आर क्वांटिफाइड इवन इफ झमेला है बाय गिविंग असम्पशन। तो नॉन करंट लायबिलिटी में पेंशन इज अ ग्रेट टेंशन, ओके, फॉर स्टूडेंट्स। और पेंशन वाला टॉपिक में ज्यादा माथा खराबी होता है, लेवल 1 में कुछ हद तक है, फिर लेवल 2 में और ज्यादा डीपर है, ठीक है। पेंशन है, फिर एम्प्लॉइज को ईसॉप्स इश्यू करते हैं, बिकॉज एम्प्लॉइज आजकल केवल सैलरी से काम नहीं करने वाले, सीनियर एम्प्लॉइज दे हैव टू गिव इन स्टेक इन द कंपनी, कुछ कॉल ऑप्शन देना पड़ेगा, ओके। तो ईसॉप्स उसका कैसे दिखाएंगे। फिर एक चीज होता है डेफर्ड टैक्सेस, जो मैंने अभी तक इलैबोरेट नहीं किया है पर एक दो बार हिंट दिया है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है ना अकाउंट्स, और जो इनकम टैक्स निकलता है वो दोनों सेम होता है कि अलग अलग। जो लोग भी बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम, ठीक है, वो लोग जब टैक्सेशन पढ़ेंगे ना अपने करिकुलम में कॉलेज में, तो टैक्सेशन में उनके सम्स आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का, जहां पीएल अकाउंट दिया रहेगा, तो पीएल में तुमको प्रॉफिट दिखता रहेगा, इतना प्री टैक्स प्रॉफिट है। अब उस पर तुमको ऐड लेस करना पड़ेगा ये निकालने के लिए कि इनकम टैक्स के अनुसार क्या प्रॉफिट है। सिंपल सम होता है, कैलसी पे ही सॉल्व हो जाता है। आई वाज जस्ट टेलिंग दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी अकाउंट्स, इनकम टैक्स रिपोर्टिंग सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो उसको लेके डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है। वंस अगेन वो डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट काफी डिफिकल्ट माना जाता है स्टूडेंट्स द्वारा, मैंने अगर टाइम नहीं दे उसमें तो वो घुसने वाला नहीं है। तो यानी कि इस चैप्टर में तो वो टच अपॉन है, बिकॉज डेफर्ड टैक्स का अलग से चैप्टर है, डेफर्ड टैक्स का अलग से चैप्टर है, ठीक है। और मेरे को याद है जब डेफर्ड टैक्स का मैं चैप्टर करवाया था पहले, काफी टाइम लेके करवाया था, बट सपोज 7, 8, 9 क्लास हुई, फिर लोगों का माथा खराब हो गया, ठीक है, क्वेश्चंस करते करते हुआ, तो फीडबैक आया कि सब पता नहीं, ठीक है आपने कराया पर वैसे नहीं समझ में आ रहा है। देन आफ्टर मेनी डेज आई टुक अ रिव्यू क्लास ऑफ डेफर्ड टैक्स, रिव्यू क्लास लिया, और रिव्यू क्लास पे अलग तरीके से बताया, और उसके बाद एवरीबॉडी वाज हैप्पी कि अब एकदम पूरा बढ़िया से घुस गया, क्योंकि आता था, बिखरा हुआ था उन लोग के माइंड में, ठीक है। तो एनीवेज, तो नॉन करेंट लायबिलिटी में ये पेंशन और डेफर्ड टैक्स एसेट्स और बॉन्ड्स और लोन्स ये डिस्कस करना है। तो यही 4 आइटम है। व्हाट आर द 4 आइटम जो डिस्कस करना है? नंबर 1 इंटैंजिबल, नंबर 2 गुडविल, नंबर 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, नंबर 4 नॉन करेंट लायबिलिटी। ये 4 आइटम है। इनका वो बोल रहा है कि आपको पता है ना कि व्हाट आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेइंग कि इंटैंजिबल एसेट्स को कैसे दिखाना है, कैसे नहीं दिखाना है, ठीक है। तो आपको पता है ना डिस्क्लोजर कितना करना है, अगर डिस्क्लोजर करना है तो दिखाना है तो कितना दिखाना है। व्हाट आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस सेइंग। यूएस गैप के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है, मेन फोकस आईएफआरएस के ऊपर ही है, ठीक है ना। और लास्ट वाला एलओएस इज अबाउट रेशियोज एंड कॉमन साइज, रेशियो एंड कॉमन साइज, ठीक है। आज का जो एक क्लास होने वाला है इसमें अपने इंटैंजिबल एसेट स्टार्ट करेंगे, एंड स्टार्ट करने के बाद आज का जो होमवर्क क्लास होगा छोटा सा, मे बी 20-25 मिनट्स का क्लास होगा। उसमें बैलेंस शीट का जो बेसिक्स होता है ना कि बैलेंस शीट बना के दिखा रहे हैं ये वो दाया बाया, उसका एक 20 मिनट का क्लास होगा, प्री रिक्विजिट का पार्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके साथ नोट्स भी रहेगा, बिकॉज पुराने क्लास में तो नोट्स डिक्टेट करते थे बहुत वैसे करके, तो अकॉर्डिंगली आप वो नोट्स देख के स्किप कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली स्किप करना बेटर रहेगा, अनलेस किसी का बैकग्राउंड अकाउंट्स का है ही नहीं, समझ गए। तो वो अब से स्लाइड्स में लिखा रहेगा प्री रिक्विजिट, तो यू मे स्किप द सेम, बट अदरवाइज आई एम लायबल टू प्रोवाइड द सेम, ठीक है ना। ओके, चलो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं जो अभी तक डिस्कस किए। So this is learning module 3, analysis of balance sheet. Joke of the century dash balance sheet provides a true and fair view of the financial position of the company
Balance sheet provides a true and fair view of the financial position of the company. Why is it a joke? I hope you don't mind the tone, ठीक है? Because this is the tone with the help of which the stuff will stay within you. Otherwise, it's boring. I'm telling you that तुम किसी का भी उठा के अगर बैलेंस शीट का क्लास कर लेगा ना, you'll go into sleep. Because how can you tolerate the class? पचर 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 बोलना चालू कर दिए, टॉलरेट ही नहीं होता है, आता भी है नहीं भी आता है अपने को, क्या सुने दूसरे का, ठीक है ना? Why is it a joke? तो जोक का रीजन है नंबर 1, items on the balance sheet are reported using various measurement base. Items on the balance sheet are reported using various measurement base dash bullet cost, bullet fair market value, bullet LCM, क्या फुल फॉर्म था? लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट, किसके बारे में? इन्वेंट्री। NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू, किसके बारे में? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। डेटर्स, जो डेटर्स है ना, दे आर शोन एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि डेटर से कितना पैसा रिकवर होगा। तो मिक्सचर हो गया। Number 2, many assets and liabilities not reported अब इस पर नॉट रिपोर्टेड में आदमी लिख करे तो या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलाउ नहीं करते रिपोर्ट करना। ओके, यू विल सी दैट हमने 50 लाख खर्चा किया इस साल अपना ब्रांड बनाने में, तो 50 लाख दिखा दो ब्रांड, तो घर का खेती थोड़ी चल रहा है, तुम कुछ भी बोलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो अलाउ नहीं करेगा कि तुम बोलेगा 50 लाख खर्चा किया मैंने ब्रांड बनाने में इस साल, या कुछ भी करने में। हम लोग बॉन्डिंग बढ़ाए एम्प्लॉइज के बीच में इस साल, उस पर 1 करोड़ खर्चा हुआ है, तो बॉन्डिंग एसेट, यू कैन अंडरस्टैंड, दे आर आल्सो नॉट रॉन्ग, दे विल नॉट अलाउ द सेम। और हो सकता है सही है, वो एसेट है, बॉन्डिंग एक्चुअली बढ़ाया है, ठीक है, मंदिर स्थापित किए उसके अंदर, फैक्ट्री के अंदर, या मंदिर मस्जिद दोनों स्थापित कर दिए। एक मिनट, सारा एसी बंद हो गया, आई थिंक पीछे का भी एकदम बॉल स्टार्ट करना पड़ेगा, सफोकेशन हो रहा है, या तो यही चालू करो, करो एक बार तो। Okay, Komal Kumari Shah is saying that video quality is not at all good. What's the status? Others, please. कोमल का वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब आ रहा है, मतलब वीडियो क्वालिटी कोमल नहीं आ रहा है। What about others? Okay, बाकी सब बोल रहे इट्स फाइन। So कोमल, there is some problem at your end with the quality of the net service और वॉट एवर, आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप टॉलरेट कर पा रहे हैं ये, तो आप कंटिन्यू कीजिए क्लास। अभिषेक आपको एडवाइस दे रहे हैं कि उनको बोलो सेटिंग से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, सेटिंग से एडजस्ट करने के लिए आपको एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है, बिकॉज सबका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इनकेस अगर अनटॉलरेबल है तो फिर आप क्लास को बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो मेनी एसेट्स लायबिलिटीज आर नॉट रिपोर्टेड, तो एक तो रीजन वो हो गया कैसे रिपोर्टिंग अलाउ कर दे, और एक ऐसे हो गया कि जानबूझ के कुछ लायबिलिटीज को छुपा दिया, विंडो ड्रेसिंग, लायबिलिटीज को छुपा दिया ना, माने वो
सर्टेन होने वाला है फिर भी दिखाया कि कंटिंजेंट है और बैलेंस शीट के बाहर ले गया वैसा। तो मैनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट रिपोर्टेड, तो ये रीजन हो गया। ठीक, देखो डैश परहैप्स विंडो ड्रेसिंग, परहैप्स विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग तो वर्ड पहले भी अपना यूज किया हुआ है ना। विंडो ड्रेसिंग का वही मतलब है जो लैंग्वेज में है कि आप पर्दा इतना सुंदर लगा दिए हो कि लग रहा है कि रूम बहुत सुंदर है। यू पुट द कर्टन सो ब्यूटीफुल दैट पीपल विल फील दैट वाह क्या रूम होगा यार अंदर से। तो विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, कि डेकोरेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सच अ मैनर दैट द कंपनी सीम्स टू बी मोर वैल्यूएबल, मोर प्रॉफिटेबल, मोर लिक्विड, मोर सॉल्वेंट। ठीक है, ओवरस्टेटिंग एसेट्स, अंडरस्टेटिंग लायबिलिटीज, ट्राइंग टू शो बेटर वर्थ ऑफ द कंपनी। बिकॉज ये थीम तो आपको जाना पड़ेगा कि ये लोग क्या कोशिश करते रहते हैं, ये जो मैनेजमेंट है। और वो भी याद है ना, जिस साल भी कुछ रिस्ट्रक्चरिंग होता है उस साल दिखाए थे सब गड़बड़ है, सब खराब है। जब नया सीईओ आता है, वो स्टोरी हुआ था, हम लोग बर्बाद हो गए, नीलाम हो गए, दिखाए थे, जिससे कि उसके बाद क्या रिकवरी किया है, वाह, वो काफी बार टूर बात हुआ है। तो दिस आर कॉमन थिंग्स व्हिच हैपन इन कंपनीज। ओके, पैरा चेंज। हेंस CFAI decided to focus on 4 items on balance sheet which are most misused / abused, and hence CFAI decided to focus on 4 items on the balance sheet which are most misused / abused and require analyst to exercise special caution. Special caution. तो अकॉर्डिंगली LOS ए जो है वो उसी पे हो जाएगा। इंटेंजिबल एसेट, एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल को छोड़ के। LOS बी गुडविल, LOS सी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फीलिंग सबका आना चाहिए तुमको। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब सर दूसरे कंपनी का शेयर्स बाई किए, बॉन्ड बाई किए, डेरिवेटिव्स लिए अपने वगैरह। LOS डी नॉन करेंट लायबिलिटीज, कंपनी की लायबिलिटी साइड में बॉन्ड्स है, लोन्स है, पेंशन है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, लोन्स, बॉन्ड्स, पेंशन, deferred tax liability. Okay, loans, bonds, pension, deferred tax liability. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे एक बार लिख रहा हूं, पुराना नाम मेरे को बेटर लगता था, पुराना नाम लिख रहा हूं। HTM held to maturity, AFS available for sale, HFT held for trading, HTM held to maturity, AFS available for sale, HFT held for trading. आप फुल फॉर्म लिख सकते हो, स्टार दे के, वहां स्पेस नहीं है नीचे, एस्ट्रिक्स दे के, हैश दे के नीचे लिख लो। ट्राई टू मैनेज। हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अब एक बार कॉमन सेंस का बात कर रहे हैं, बिकॉज क्या होगा ना, यहां बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अगर FSA या कोई भी स्टडीज करते समय तुमने कॉमन सेंस को यूज नहीं किया तो कई सारा चीज तुम्हारे रटने और फ्रस्ट्रेशन की कैटेगरी में जाएगा। बाप रे, इतना कौन रटेगा यार, ये वाला फील आएगा। और अगर तुम कॉमन सेंस पे एक बार ला दिया तो लगेगा नहीं यार तो ऐसे ही हो जा रहा है। तो मैं वो वाला चीज यूज करना चाह रहा हूं, वरना FSA इज फ्रस्ट्रेटर। सो लेट मी आस्क यू समथिंग। फुल स्क्रीन प्लीज। जो प्लांट एंड मशीनरी एक कंपनी यूज करता है ना,
वो प्लांट एंड मशीनरी को बैलेंस शीट में जो आप लोग जानते हैं किस पे दिखाया जाता है, फेयर मार्केट वैल्यू पे कि कॉस्ट पे? कॉस्ट पे। आपने को पता है प्लांट एंड मशीनरी को सर कॉस्ट पे दिखाते हैं और लेस डेप्रिसिएशन करके, ये तो सबको पता है, फैक्ट यही है। नाउ देयर आर टू थिंग्स, वन इज वेरीफिएबिलिटी। ओके, आई डोंट नो मैंने ठीक से प्रोनाउंस किया क्या, वेरीफिएबल बोलते ना, कोई चीज जिसको प्रमाणित किया जा सके, वेरीफिएबल, ठीक है। और एक होता है रेलेवेंसी, कोई चीज जिसका रेलेवेंस है। तो अगर तुम एक कंपनी का बैलेंस शीट दिख रहे हो और उसका प्लांट है, आज के दिन तुमको क्या चीज से ज्यादा मतलब होगा, वो किस दाम पे लिया गया था 5 साल पहले उस पे, कि आज उसका वैल्यू क्या है, आज का वैल्यू क्या है, रेलेवेंसी, है ना। तो मेरे को लगता है प्लांट एंड मशीनरी को अगर अपने कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, वी आर हर्टिंग रेलेवेंसी एज अ क्राइटेरिया। आप समझ पे आ रहा है आपको? रेलेवेंसी का हिंदी क्या हो गया? रेलेवेंसी वैसे वर्ड समझ में आ रहा होगा, इज इट रेलिवेंट और नॉट, हाँ ठीक है। और पर रेलेवेंसी वाइज प्लांट का अगर फेयर मार्केट वैल्यू दिखाने लगे अपने, तो फेयर मार्केट वैल्यू प्रमाणित है या अप्रमाणित है? अप्रमाणित। बिकॉज अपने को पता है प्लांट एंड मशीनरी जो है उसका तो सेकेंडरी मार्केट है नहीं, तो इसका मतलब अंडरस्टैंड ईवाई कुछ भी लिख देगा, तो इसका मतलब दैट इज समथिंग दैट इज नॉट वेरीफिएबल। खेलो इंडिया खेलो हो जाएगा। पर 5 साल पहले किस दाम पे लिया गया था वो तो फैक्ट है, इतना रुपया गया था। यानी इफ यू फोकस ऑन वेरीफिएबिलिटी, एकदम सही कर रहा है जो प्लांट एंड मशीनरी को कॉस्ट पे दिखा रहा है। तो अंडरस्टैंड दो क्वालिटीज है, हम लोग चाह रहे कास्ट बैलेंस शीट में आइटम्स जो दिखे वो वेरीफिएबल हो उनका अमाउंट, एंड वो रेलेवेंट हो, पर दोनों चीज नहीं हो पा रहे। अगर कॉस्ट पे दिखाते हैं तो आई एम एबल टू समालोफाई व्हाट, वेरीफिएबिलिटी, और अगर मैं आज फेयर मार्केट में दिखाते हैं आई एम एबल टू समालोफाई व्हाट, रेलेवेंसी। करेक्ट है? तो सिंस प्लांट एंड मशीनरी कंपनी किस लिए रखता है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल या फॉर द पर्पस ऑफ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? यूज। आपने को पता है प्लांट एंड मशीनरी तो यार नहीं बेचने वाले हैं ना, वो बेचने के लिए थोड़ी है। गिवन दिस लॉजिक इन्होंने डिसाइड किया कि यार इट वुड बी लॉजिकल टू गिव मोर वेटेज टू वेरीफिएबिलिटी, रिलायबिलिटी रादर देन रेलेवेंसी। थिंक अबाउट इट। तुम्हारे माइंड में ये थॉट प्रोसेस जो गया ना, जो मैंने बोला, तो ये एक लॉजिक है जो गया तुम्हारे माइंड में, और तुम इतना बेसिक समझा कि क्यों ये डिसाइड हुआ कि प्लांट एंड मशीनरी को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे। समझ गए? बिकॉज वो वेरीफिएबल है, प्रमाणित किया जा सकता है, और ऐसे भी उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या काम का है, एक कौन सा हम उसको बेचने वाले। बट अगर कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर्स बाई कर रखा है, क्या बाई कर रखा है? शेयर्स, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उस कंपनी को अक्वायर कर लिया, उस पर 51% स्टेक ले लिया है, छोटा मोटा शेयर्स बाई कर रखा है, जैसे अपने बाई करते हैं। तो जाहिर कुछ सरप्लस फंड होगा, बाई कर लिया होगा शेयर्स, और वो शेयर का प्राइस अवेलेबल है, तो क्या कंपनी को वो शेयर्स जो बाई किया उसको जिस दाम पे लिया था उस पे दिखाना चाहिए, या बैलेंस शीट डेट पे जो फेयर मार्केट वैल्यू उस पे दिखाना चाहिए? उसका तो मार्केट है यार, क्या प्रॉब्लम है, दिखाओ ना उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे, वो तो बेचने के लिए ही है, वो तो कल के दिन बेच देगा। तो वहां पे क्या डिसाइड किया? फेयर मार्केट वैल्यू। ये चीज समझो, ये चीज लिखा हुआ नहीं है टेक्स्ट में, प्रॉब्लम ये है। तो टेक्स्ट में क्या है ना, रूल्स पे रूल्स बताते जाएगा एंड आदमी पागल हो जाएगा, तो लॉजिक समझ रहा नहीं है, तो दैट इज द प्रॉब्लम इन द कोड। दे आर नॉट शेयरिंग द बेसिक कॉमन सेंस बिहाइंड द रूल्स। अरे वो भी तो ह्यूमंस थे जिन्होंने डिसाइड किया कि क्या कानून होगा, ये तो कोई तो थोड़ी थे न्यूटन, व्हाई कांट वी थिंक? ठीक है ना? तो ये मैं वो चीज काफी बार आई ट्राई टू इंश्योर दैट हैपेंस, एंड ऑडियो में वो रहेगा वो लॉजिक, ठीक है ना? तो यू गॉट टू कैच द लॉजिक, सब तो आपका रटने का चीज कम हो जाएगा एफएसएम, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द स्क्रीन, यहां पे मैंने 3 वर्ड्स लिखा है, आपने फुल फॉर्म भी लिखा होगा, हेल्ड टू मैच्योरिटी। यानी सर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट्स किया कंपनी ने जो कि मैच्योरिटी तक होल्ड होगा। 100% श्योर वो इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी में हो नहीं सकता है, क्योंकि इक्विटी का कोई मैच्योरिटी होता है क्या? शेयर्स का कोई मैच्योरिटी होता है? नहीं। कंपनीज विल लिव फॉरएवर। बॉन्ड का होता है, तो ये बात पक्का है कि एचटीएम में आएगा तो केवल बॉन्ड ही आ सकता है, क्योंकि बॉन्ड का तो मैच्योरिटी होता है, 5 ईयर बॉन्ड, 8 ईयर बॉन्ड, 2 ईयर बॉन्ड। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बॉन्ड से एचटीएम में ही आएगा, पर मैं बोल रहा हूं एचटीएम में कुछ आएगा तो क्या आएगा? बॉन्ड्स, शेयर्स नहीं आ सकता। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट, एंड आई विल स्पीक मोर अबाउट इट व्हेन आई डिस्कस दैट। मैं तो यहाँ पे आइडिया दे रहा हूं, बिकॉज मेरे को एक मौका मिला एक प्रिंसिपल बताने का, तो मेरा समय जा रहा है, और मैंने आज क्लास में कंप्लीट नहीं किया इंटेंजिबल, तब भी आई डोंट माइंड, बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड इन द लॉजिक, ठीक है ना। AFS, अवेलेबल फॉर सेल, गजब वर्ड है, बिकॉज इसके बाद वाला वर्ड क्या है? ट्रेडिंग। क्या वर्ड है? मैं HF नहीं पढ़ रहा हूं, ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, हम इसको खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे बोल रहे हैं साफ साफ। देखो HTM और HFT एकदम क्लियर है। HTM बोल रहे हैं हम इसको लास्ट तक होल्ड करेंगे, 5 साल का बॉन्ड है, हम इसको बेचेंगे नहीं, हम 5 साल तक होल्ड करेंगे, क्लियर कट बोल रहे हैं। HFT क्या बोल रहे हैं, हम इसको बेचेंगे खरीदेंगे, बेचेंगे खरीदेंगे, बेचेंगे खरीदेंगे, खेलेंगे हम इसके साथ। ये जो AFS है ये हो गया ट्रांसजेंडर, ठीक है, क्लियर कट, बिकॉज ये बोल रहा है हम इसको बेचेंगे खरीदेंगे, बेचेंगे खरीदेंगे नहीं, हम इसको होल्ड करेंगे, पर चाहे तो बेच सकते हैं। दोगला चोगला हो गया ना यहाँ पे, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये अवेलेबल फॉर सेल दोगला चोगला कैटेगरी में जा रहा है। जो बोलना चाह रहा है हम ट्रेड भी नहीं करेंगे इसके साथ, एट द सेम टाइम हम इसको मैच्योरिटी तक होल्ड भी नहीं करेंगे, हम चाहे तो बेच सकते हैं। ओके, दिस इज गोइंग इन दैट कैटेगरी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द वे आई एम यूजिंग। मेरे जो वर्ड्स बीच में यूज हो रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा काम आते हैं। दिस इज हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस दैट आई हैव सीन, बिकॉज ऑफ व्हिच आई स्पीक इन दैट मैनर, नॉट दैट मेरे को फिल्दी लैंग्वेजेस यूज करने में मजा आता है, ठीक है, तो बट दे हेल्प इन दैट मैनर। सो अगर तुम इन तीनों में से बोलेगा सब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला ट्रीटमेंट किसके साथ करना चाहिए? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला ट्रीटमेंट, प्लांट को जैसे दिखाते ना हिस्टोरिकल कॉस्ट में, किसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए? थिंक HTM, बिकॉज HTM तो हम बेचने वाले ही नहीं है, HTM तो हम बेचने वाले ही नहीं है ना। जो हेल्ड टू मैच्योरिटी वाला वो बोल रहा है हम बेचेंगे ही नहीं, तो बेचेंगे ही नहीं तो उसका फेयर वैल्यू से क्या मतलब है? तो जाहिर है द मेकर्स दे मेड द रूल्स दैट HTM सिक्योरिटीज को वी विल शो इट एट व्हाट कॉस्ट, उसका मार्क टू मार्केट करेंगे ही नहीं, मान उसका जो वैल्यू बाजार में चेंज हो रहा है। बॉन्ड को खरीदे थे 900 रुपया पे, अरे दाम 920 हो गया, होने देना, 880 हो गया, होने दे। हम लोग उसको 920 880 सब नहीं करेंगे, हम लोग उसको जिस पे खरीदे थे उस पे दिखाएंगे। ये तुम्हारे घुस जाएगा इफ यू अंडरस्टैंड प्लांट एंड मशीनरी का लॉजिक। वी विल शो इट एट कॉस्ट, ठीक है। जो लास्ट वाला है HFT, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, तुम तो बोल रहे हो तुम रोज खरीदेगा बेचेगा खरीदेगा बेचेगा, तो हमको मतलब है ना उसका अभी वैल्यू क्या है, तो दिस विल बी शोड एट फेयर वैल्यू। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है फेयर वैल्यू इज अवेलेबल बिकॉज इट हैज अ सेकेंडरी मार्केट। तो इसको तो अपने क्या बोलते हैं मार्क टू मार्केट करेंगे। अब मार्क टू मार्केट करेंगे, ट्रेडिंग वाला बोल रहा हूं, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हाँ स्क्रीन दिख रहा होगा। तो अगर HFT को हम लोग सर 900 पे खरीदे थे, ध्यान देना 900 पे खरीदे तो 900 पे दिखाए, फिर बैलेंस शीट डेट आया उसका दाम है 920, क्या दाम है 920, तो 920 पे दिखाएंगे। पर तुम जैसे ही 920 पे दिखाएगा तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगा, बिकॉज 20 रुपया तुम बढ़ा दिए ना, कहां से मैच होगा? डबल एंट्री। तो 20 रुपया इज रियलाइज्ड गेन और अनरियलाइज्ड गेन। अनरियलाइज्ड तो बेचा नहीं है, अनरियलाइज्ड गेन है, वो अनरियलाइज्ड गेन PL में आएगा। कहां आएगा? PL में। अब बैच हो जाएगा बिकॉज PL में तुमने गेन दिखाया तो इक्विटी बढ़ गया, लायबिलिटी साइड में इक्विटी जाता है ना, बैलेंस शीट मैच, क्लियर है। अनरियलाइज्ड गेन PL में आएगा। अगर 920 का नेक्स्ट 880 हो गया तो 880 पे दिखाएंगे तो 40 का अनरियलाइज्ड लॉस PL में डेबिट होगा, PL में डेबिट होगा, क्लियर। यानी फेयर मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे एंड PL में उसका अनरियलाइज्ड गेन और लॉस दिखाएंगे। AFS के साथ क्या करें? सिंस ये अवेलेबल फॉर सेल है, लुक एट दैट वन, अवेलेबल फॉर सेल, देयरफॉर इसका फेयर वैल्यू दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? फेयर वैल्यू। बट सिंस इस पर ट्रेड नहीं करने वाले हैं तो हम नहीं चाहते बेचारा PL अकाउंट हमारा डांस करे, बिकॉज PL अकाउंट डांस कर रहा था 20 और 40 से, कहीं 20 का प्रॉफिट 40 का लॉस, ये वो कुछ हो रहा नहीं फालतू का। वी डोंट वांट टू मेक द PL वॉलेटाइल फॉर कंपनी का जिस पर ट्रेडिंग का वो नहीं है। तो उसके लिए तो तुमको पता ही है क्या है, OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, जिनका फर्स्ट क्लास है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है? ये लोग लायबिलिटी साइड में, इक्विटी के अंदर, लायबिलिटी साइड में, फुल स्क्रीन प्लीज, लायबिलिटी साइड में इक्विटी के अंदर एक आइटम डाल दिया है OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और जो आइटम ये लोग बैलेंस शीट में टच करता है फेयर वैल्यू पे पर नहीं चाहता है PL में जाए, तो डबल एंट्री तो मैच होगा नहीं, तो ये लोग उस आइटम को उठा के OCI में डाल देते हैं। यानी कि 900 का 920 किया ना, तो 20 रुपया PL में डालने के बजाय 20 रुपया दिखा देगा लायबिलिटी साइड में, इक्विटी के अंदर अनरियलाइज्ड गेन। यानी तुम दोस्तों सोचो ना, उसका एक्चुअली पहले जो नाम यूज होता था वो था DTE, डायरेक्ट टू इक्विटी एडजस्टमेंट। डायरेक्ट टू, मेरे को अच्छा लगता है वर्ड कि तुम डायरेक्टली इक्विटी को एडजस्ट कर दिया, बिकॉज ऐसे भी तो PL से इक्विटी चेंज होता है, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट का एसेट बढ़ाया, लायबिलिटी बढ़ा दिया, इक्विटी कम, अनरियलाइज्ड गेन, 40 लॉस हुआ या 40 कम कर दिया, तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट पे तो एक्यूमुलेटेड फिगर आ रहा है, इस साल का फिगर नहीं आ रहा, आज तक का OCI चेंज हो गया, ठीक है ना, तो वो OCI में चला जाता है। तो इसलिए इसका जो नया नाम है, जो और टेंशन देता है हम लोग को, और फिर स्टूडेंट जो है वो बेवकूफी से चलाता है, इसका नाम दे रखा है FVTPL, इसका नाम FVOCI। दोनों बोल रहे हैं फेयर वैल्यू, ये बोल रहा है फेयर वैल्यू थ्रू PL, फेयर वैल्यू थ्रू PL, ये बोल रहा है फेयर वैल्यू थ्रू OCI। बट
बट इसके बजाय मेरे को तो ये नाम बेटर लगता है जो AFS और HFT था, फेयर वैल्यू थ्रू PL, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। एंड मैं अपना बता रहा हूं कि आई एम नॉट एन अकाउंटेंट एट ऑल, आई डोंट डू एनी अकाउंट्स, मेरा कोई लिंक ही नहीं है। आई मस्ट हैव स्पोकन अबाउट दिस टॉपिक ओवर हियर मे बी आफ्टर 5-7 years अभी, बट आई एम 100% श्योर आई कैन नॉट फॉरगेट अबाउट दिस इन माई डेथ बेड बिकॉज द लॉजिक हैज गॉन इनटू मी ना। मेरे को तो वो लॉजिक से पता, मेरे को पता जब भी मैं लॉजिक यूज कर रहा हूं मेरे को याद आ जाएगा। ये जो तरीका है, मतलब ये जो ऐसे घुसना है ना, दिस इज द मेन स्टडीज। एंड काफी सारा चीज आपको वैसे पता है आपके लाइफ के बारे में या वो चीज के बारे में जो आपको पूरा समझ में आ जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर वी टेक मोर टाइम इन कम्युनिकेटिंग। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब करेंगे तो उसका क्रक्स तो यही है, अच्छा है 2 बार सुनने का मौका मिल रहा है, यहां पे आप सुन लिए एक बार, वहां पे सुनेंगे। ऑफ कोर्स मैं यहां लिखा नहीं पाया, ऑडियो समरी में थोड़ा सपोर्ट रहेगा, ठीक है ना। फेयर वैल्यू थ्रू PL, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे T है क्या, मेरे को याद नहीं है, और वो जो याद नहीं है उसके लिए मेरे को सूली पे मत चढ़ाना कि साहब ने T वर्ड नहीं लिखा था। यू अंडरस्टूड? विवेक मंगला करेगा कि साहब ने T नहीं लिखा था। पीयूष सराफ से सर HFT का PL OCI में नहीं आ जा सकता है क्या, ताकि PL वॉलेटाइल ना हो? देन यू मिस्ड आउट द बस। वो क्या पूछ रहा है, वो बोला HFT का भी जो 900 से 920 और 920 से 880 हुआ, वो 20 रुपया 40 रुपया को PL में नहीं दिखाना चाहिए था, OCI में दिखाना चाहिए था। तो फिर ये कैटेगरी को ही हटाए थे, यही तो बात हो गया। कैटेगरी को ही हटाए थे, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। तो बात कर रहा है सर मेल को अपने ट्रांसजेंडर नहीं बोल सकते क्या, खत्म, 2 ही कैटेगरी होगा। इट्स फिल्दी टू से दैट, बट सारा राम कहानी खत्म हो गया। तुम समझ गया, कंपनी बोल रहे हैं हम इस पे ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड करेगा तो सह ना तुम इसको, तुम भी तो बोल रहे हो तुम इस पे ट्रेड करेगा। एनीवेज, सो LOS ABCD एंड फाइनली, नीचे लिख रहा हूं, एंड फाइनली this learning module ends with LOS-E, which is ratios and common size balance sheet. Ratios and common size balance sheet. और इसमें भी अगर तो बुद्धिमान आदमी है, तुम्हारे लिए ये लास्ट वाला पोर्शन तुमको लगेगा कि मोटा मोटी कंप्लीट है, बिकॉज रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो होने वाला है, करंट रेशियो वगैरह, सॉल्वेंसी, डेट इक्विटी रेशियो वगैरह, और कॉमन साइज में 100 के हिसाब से बैलेंस शीट। समझो, मेंटली होता है कि यार पता है चीज। उसके बाद तो और जो डिग करके जानना है आदमी, इसका जो रेशियो कॉमन साइज वाला पार्ट है, चैट GPT में डाल दो, बोल दो 50 क्वेश्चन बना दो, ऐसे प्रिपेयर हो जाए, फालतू पचर की बजाय। अंडरस्टूड? सच अ सिंपल थिंग। सो ये कवर करना है, आपने इंटेंजिबल एसेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बीच में ये डाल देते थॉट ऑफ द डे, व्हाई PP&E आर शोन यूजुअली एट कॉस्ट। तो यहाँ पे अपने डिस्कस जो किए थे, वेरीफिएबिलिटी विंस ओवर रेलिवेंसी। तो जब रिवाइज करेंगे आपको ध्यान आ गया, दैट्स ग्रेट, कि वेरीफिएबिलिटी विंस ओवर रेलिवेंसी। हम कितने बाई किए थे, वेरीफिएबल है, उसका क्या फेयर मार्केट वैल्यू है, वो आज रेलेवेंट है, बट हम कौन सा बेचने वाले हैं उसको तो छोड़ना, उसको कॉस्ट पे दिखाते हैं। बट दोनों में से कौन जोश पे, IFRS की US गैप? IFRS। वो बोलते हैं नहीं वो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर आपका मन है फेयर मार्केट वैल्यू दिखाना तो चलिए अलाउड है। एंड अगर इसको फेयर मार्केट वैल्यू पे दिखाए, प्रॉपर्टी को कोई दिखाया, प्लांट एंड मशीनरी को फेयर मार्केट वैल्यू पे दिखाया, तो तुम्हारे ख्याल से प्लीज बताना, अभी सोचे कॉमन सेंस, अगर प्लांट को अपने फेयर मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे तो उसके साथ वही होगा, 900 करोड़ का प्लांट था 920 करोड़, ENY सर्टिफिकेट इशू करेगा 880 करोड़, तो बैलेंस शीट पे चेंज होगा। तो उसको क्या ट्रीट करें, AFS या HFT?
AFS, बिकॉज उसके कारण PL को थोड़ी चेंज होने देंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब वो कहां जाएगा? OCI. कहां जाएगा? OCI. सब्जेक्ट टू सम डिफरेंसेस व्हिच आई विल टॉक अबाउट. बेस्ट होता उसको अगर वहां डालता, ठीक है ना, OCI में डालता. तो चलो, तो अपने चालू करते हैं LOS A. So LOS A is intangible assets bracket except goodwill. तो अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर फॉर एन एसेट दैट इज रिप्लेसेबल एवरी फ्यू इयर्स विल इट बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू? तो द पॉइंट इज दैट कोई कंपनी अगर सीमेंट कंपनी है वो प्लांट खरीदता है तो जाहिर है वो प्लांट को रिप्लेस नहीं करता होगा, करता ही है ना, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में. तो वैसे तो एवरी एसेट इज रिप्लेसेबल. अब अगर सेम एसेट खरीदता है या उस समय तक टेक्नोलॉजी चेंज होता हो तो डिपेंड करते हैं. तो यू आर ट्राइंग टू अननेसेसरली कम टू द फैक्ट दैट नहीं सर उसको बेचते तो है ही ना, 5 साल बाद, 10 साल बाद नया तो लेते ही हैं. तो भाई आप IFRS अडॉप्ट कर लेना, आप उसका फेयर मार्केट वैल्यू दिखा देना और क्या बोले. ठीक है. द क्रक्स वाज जैसे गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं अपने ना, माल बेचते हैं, वो सीमेंट बेच रहे हैं, इट इज नॉट सोल्ड लाइक सीमेंट ना. सो देयरफॉर उसको अपने कॉस्ट पे दिखाना ही उचित है. ओके. इनटैंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल. सो वी आर डिस्कसिंग. फुल स्क्रीन पे आ जाओ. तो इनटैंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल का नाम बताओ. पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स. रॉयल्टी तो इनकम हुआ, ठीक है ना, जो कॉपीराइट से मिलेगा. पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क. उसके बाद फ्रेंचाइजी फी, जो फ्रेंचाइजी, किसी का फ्रेंचाइजी ले लिया तुमने और उसको 10 लाख रुपया दिया और तुम्हारे पास फ्रेंचाइजी राइट्स है कलकत्ता में ऑपरेट करने का, दैट्स ऑल्सो देयर. लाइसेंसेस है ना, लाइसेंस लिया है तुमने कोई चीज, तुम्हारे पास लाइसेंस है, ठीक है. और एक होता है कस्टमर लिस्ट्स. क्या होते हैं? कस्टमर लिस्ट्स. आज का जो वर्ल्ड जहां पे डेटा इज सो इंपॉर्टेंट, वहां पे यू अंडरस्टैंड समथिंग कि अगर जैसे मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो लास्ट 20 years में आई हैव टॉट. सो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग दे मस्ट हैव बीन योर एज, से फर्स्ट ईयर BCom में. तो इसका मतलब राइट नाउ दे आर इन देयर लेट 30s और अर्ली 40s. लेट 30s और अर्ली 40s में है वो लोग, ठीक है. तो दे आर बिकमिंग डिसीजन मेकर्स इन देयर फैमिली. वो लोग डिसाइड कर रहे होंगे कहां पैसा लगाना है, कहां नहीं लगाना है. तो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म कम्स टू मी एंड सेज दैट आपके पास जो डेटा है अगर आप वो शेयर करते हैं हम लोगों से, तो इन दैट केस आई विल पे यू इतना अमाउंट फॉर दैट डेटा. मैं सब कुछ अपने ऊपर लेके बोल रहा हूं, मतलब मैं कर रहा नहीं हूं भाई. यू अंडरस्टैंड, मेरा हैबिट है जस्ट ओपन इट आउट, ठीक है. होता है पूरा खुल के समझ में आए, बट जस्ट अंडरस्टैंड. तो वो डेटा जो है वो मैं उसको बेच दिया. तो मैंने 50,000 का डेटा बेच दिया, 50,000 स्टूडेंट्स का डेटा बेच दिया उसको. वो मेरे को एक सर्टेन अमाउंट दिया उसके बदले, ठीक है. और ये कस्टमर लिस्ट तो बिक्री होता ही है. ये जो एजुकेशन कंपनीज है, जैसे सपोज SSCI हो गया, वो लोग सपोज कोई पर्टिकुलर कॉलेज है US का या जो भी है, सपोज हम लोग, तो वो कॉलेज से उसका पूरा स्टूडेंट लिस्ट खरीदता है. कुछ अंडर द टेबल खरीदा जाता है, कुछ ओवर, बट इट इज डन. तो कस्टमर लिस्ट, तो कस्टमर लिस्ट अगर मैंने परचेस किया तो वो कस्टमर लिस्ट की वजह से मेरा सेल्स हो पाएगा ना. यानी SSCI ने कस्टमर लिस्ट परचेस किया है. जैसे CA इंस्टीट्यूट में फैक्ट इसलिए होता है, तो मैं डरता नहीं बोलते हुए, जितने भी जन CA इंस्टीट्यूट पे काम करते हैं ना, वहां पे नीचे लेवल पे स्टाफ एंड ऑल द दिल्ली में, वो लोग सब बेचते रहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को. CA फाउंडेशन का लिस्ट, इंटर का लिस्ट, कौन कौन है पूरे कैलकाटा में, हर जगह बिकता रहता है. तो इन दैट केस अगर वो लिस्ट खरीदा तो जाहिर है उस लिस्ट को क्या करेंगे, फिर अपने मैसेज भेजेंगे, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, अलग तरह से मार्केटिंग करेंगे. उसके कारण हो सकता है कन्वर्जन हो. तो इसका मतलब इट्स एन एसेट फॉर मी, बिकॉज डोंट फॉरगेट द बेसिक्स. एन एसेट इज एन एसेट विच विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. एनी एसेट शुड जनरेट व्हाट? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. तो अगर उस कस्टमर लिस्ट की वजह से मेरा माल बिक पाएगा और जन CFA ज्वाइन कर पाएगा तो डेफिनेटली वो मेरे लिए एक एसेट है. तो उसको मैं बुक्स पे दिखाऊंगा. इज इट ओके? तो इसका मतलब वी नो मोर लेस एवरी आइटम जो कि इनटैंजिबल एसेट है एक्सेप्ट गुडविल.
ठीक है, जो आपने नाम बोला वो साफ काफी है, कभी भी अपना कस्टमर लिस्ट का डिस्कशन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने अलग से 5 मिनट डिस्कशन कर दिया। ओके, डोंट माइंड इट। इन्होंने डिफाइन किया है इंटैंजिबल एसेट एक्सेप्ट गुडविल को कि दीज आर आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। आई एम रिपीटिंग, आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। सबसे फालतू और ऑब्वियस चीज था लास्ट पार्ट, विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, एंड यू विल फाइंड जितने टीचर्स है दे विल स्टार्ट टीचिंग लास्ट पार्ट अंडरलाइन, विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, छू नहीं सकोगे। अब क्या बोले, सबको पता है इंटैंजिबल का बात हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या बोले, फोकस कर ऑन द फर्स्ट पार्ट। तो क्या वर्ड था मेरा, इंटैंजिबल, सॉरी आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी, आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो मैं फर्स्ट वो उन दोनों फ्रेजेस पे फोकस कर रहा हूं। नॉन मॉनेटरी यहां पे कोई काम नहीं आने वाला है, पर बाद में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा आपके स्टडीज में और उसमें, तो देयरफॉर आई वांट टू इंश्योर दैट वो सीड्स में अभी वो कर दूं। मॉनेटरी एसेट का मतलब होता है ईदर कैश, जो पैसा है मेरे पास, कैश इन हैंड और बैंक, और a claim to receive a fixed amount of money, a claim to receive a fixed amount of money, that's called a monetary asset। जैसे अगर मैंने किसी को लोन दिया है, क्या दिया है, लोन, तो इन दैट केस इट्स अ मॉनेटरी एसेट, बिकॉज कितना अमाउंट आएगा पता है, कितना अमाउंट आएगा पता है। डेटर्स मॉनेटरी एसेट है, बिकॉज कितना अमाउंट आएगा पता है। इन्वेंट्री मॉनेटरी एसेट नहीं है, बिकॉज कितना अमाउंट आएगा पता नहीं है। थिंक अबाउट इट, समझ गए क्यों काम का है वो, और ये बताना जरूरी है, सॉरी बिकॉज आई हैव टच्ड अपॉन इट, क्योंकि जब इन्फ्लेशन होगा ना, इन्फ्लेशन, तो मॉनेटरी एसेट के कारण यू विल लूज। इन्फ्लेशन की वजह से मॉनेटरी एसेट में यू विल लूज, क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाएगा, चीजों का दाम बढ़ जाएगा, और तुम्हारे पास तो मॉनेटरी एसेट से उतना ही अमाउंट आना है जो कंट्रैक्चुअली फिक्स्ड है, तो उस अमाउंट का परचेसिंग पावर विल बी हायर और लोअर, लोअर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्वेंट्री था मेरे पास, वो तो नॉन मॉनेटरी एसेट, इन्फ्लेशन हो गया, सब चीज का दाम बढ़ा, मेरी इन्वेंट्री का दाम भी बढ़ा, मैं ज्यादा दाम पे बेच पाया, तो आई विल नॉट सफर इन्फ्लेशन की वजह से ऑन इन्वेंट्री, बट आई विल सफर ऑन अ मॉनेटरी एसेट। ठीक है, तो ये बाद में काम आएगा ज्यादातर लेवल 2 में, ओके, इन अ पर्टिकुलर टॉपिक व्हिच वी विल डिस्कस। तो आई डिड नॉट वांट टू मिस इट। वैसे टेक्स्ट में नॉन मॉनेटरी बोल के पतला गली से भाग गया, कुछ नहीं बोला है, तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किया है समझाते हुए कि नॉन मॉनेटरी क्या होता है। तो ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सब से कंट्रैक्चुअली फिक्स्ड अमाउंट आने वाला है या पता नहीं क्या आने वाला है, पता नहीं क्या आने वाला है यार। कैसे, कस्टमर लिस्ट तो खरीद लो, क्या तुमको पता है कितना अमाउंट आने वाला है? नहीं। इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया तो मेरा जो कोर्स बिकेगा सीएफए का, ज्यादा अमाउंट बिकेगा, ज्यादा अमाउंट आएगा मेरे पास, तो इट्स अ नॉन मॉनेटरी एसेट ना। एम आई क्लियर? इंटैंजिबल एसेट है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी एसेट, एंड दे आर आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल का मतलब है या तो दे आर सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से सेपरेट है, ठीक है, और या फिर अगर सेपरेट नहीं है तो दे आर सब्जेक्ट टू सम कॉन्ट्रैक्ट और लीगल थिंग, जिसके कारण उसको अपने एसेट मान सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फोकस किया है। नाउ इसका ना मतलब वैसे कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट सिग्निफिकेंस कब आता है, जब गुडविल के बारे में सोचो। अगर एक कंपनी का 10 एसेट्स बैलेंस शीट में है, ध्यान देना, 10 एसेट्स बैलेंस शीट में है और 4 एसेट बैलेंस शीट के बाहर है, 4 लायबिलिटी बैलेंस शीट में है, 2 लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाहर है, और हम लोग 10 एसेट्स का और 4 एसेट्स का जो बाहर है और 4 लायबिलिटी का और 2 लायबिलिटी जो बाहर है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू सपोज एक्चुअली निकाल ली है। क्या फेयर मार्केट वैल्यू? फिर वो 14 एसेट्स का वैल्यू ऐड कर दी और जो 6 लायबिलिटीज का वैल्यू लेस कर दिया। आई होप यू आर एबल टू फॉलो। तो इन दैट केस मैंने उस कंपनी का सारा एसेट्स और लायबिलिटीज ले तो लिया, और मैंने उसका एसेट्स माइनस लायबिलिटीज किया, उस कंपनी का वैल्यू आया 500 करोड़। क्या आया? 500 करोड़। पर उस कंपनी का एक्विजिशन हुआ, किसी दूसरे कंपनी ने उसको अक्वायर किया, और जो एक्विजिशन हुआ ना वो हुआ 600 करोड़ पे। किस पे? 600 करोड़ पे। तो यार जब सारा एसेट सारा लायबिलिटीज ले लिया मैंने, वो भी फेयर वैल्यू, तब भी 500 करोड़ के बदले 600 करोड़ क्यों दिया? बिकॉज उस कंपनी का रेपुटेशन था, उस कंपनी का एम्प्लॉय बॉन्डिंग था, उस कंपनी का प्रोसेसेस था, उस कंपनी का मैनेजमेंट इंटेग्रिटी था, जो कोई भी बिजनेस के बारे में नहीं बोलते हैं सब, बट इसका नाम है, और नाम तो मैटर्स, बिकॉज नाम के कारण तुम ज्यादा पैसा देते हैं। कोई भी जो क्लोथ्स वगैरह जो अपने परचेस कर रहे हैं,
हो सकता है क्वालिटी सेम है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द टैग वी आर पेइंग मोर ना. इट इज अ फैक्ट, इट्स हैपनिंग एवरी डे. मैन इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट इन क्या बोलते हैं वैसे, इट्स एक्चुअल कॉन्सेप्ट दैट्स हैपनिंग. तो ये जो रेपुटेशन की वजह से, प्रोसेसेस की वजह से, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी की वजह से, ओके, आप जो एक्स्ट्रा वैल्यू अटैच करते हैं, दैट एक्स्ट्रा वैल्यू 100 करोड़ इज गुडविल. व्हाट इज दैट? गुडविल. पर ये गुडविल को सेपरेट कैसे कर दे बिजनेस से? क्या गुडविल तुम अलग से उस बिजनेस से खरीद सकता है? कि आप एक काम कीजिए, बिजनेस का एसेट्स मेरे को मत दीजिए, केवल गुडविल दे दीजिए अपना. इज इट पॉसिबल? कोई भी कंपनी का, नेस्ले का तो बोलेगा नहीं मेरे को नेस्ले को अक्वायर नहीं करे, गुडविल बेच रहा था मेरे को. इट इज नॉट पॉसिबल ना. इसका मतलब वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है कि नहीं है? नहीं है, इसलिए उसको अलग रखा है. स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिखाओ एक बार. इसलिए उसको अलग रखा है. तो बोला गुडविल को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, पर बाकी जो ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट है, किसी कंपनी को पेटेंट मिला, किसी कंपनी को पेटेंट मिला, वोकार्ट को पेटेंट मिला एक ड्रग का. अब वोकार्ट ने वो पेटेंट जो है ना वो बेच दिया किसी और कंपनी को, सेल कर दिया. इज इट अलाउड? यस अलाउड. तो इन दैट केस दूसरा कंपनी वो पर्टिकुलर ड्रग को मार्केट कर पाएगा. अगर मैंने खरीदा है वोकार्ट से वो पेटेंट, आई विल बी एबल टू मार्केट दैट ड्रग. ठीक है? तो आई हैव नॉट परचेज वोकार्ट, आई हैव परचेज द पेटेंट. मैंने ट्रेडमार्क परचेज किया है सेपरेटली उस कंपनी से, कॉपीराइट परचेज किया है सेपरेटली, यानी दे आर identifiable assets. Are you understanding? I'm trying my level best to ensure that you are able to understand. पर गुडविल को वैसे खरीद नहीं सकते अलग से, तो गुडविल इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल. ठीक है? और बाकी सारा का सारा इंटैंजिबल एसेट्स हैव टू बी सेपरेटली व्हाट? आइडेंटिफिएबल. ठीक है? तो गुडविल इज द ओनली थिंग विच इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल. एंड जो चीज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल नहीं है, बिजनेस से हट के अलग से खरीदा बेचा नहीं जा सकता है. देखा जाए तो बुक्स पे नहीं आना चाहिए, बुक्स पे नहीं आना चाहिए, गुडविल में नहीं आना चाहिए, और आता भी नहीं है. केवल तभी आता है जब मर्जर्स एंड एक्विजिशन होता है. बिकॉज तब वो जो छुपा हुआ था ना, तब वो जो अंदर ही अंदर छुपा हुआ था जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, वो आइडेंटिफाई हो गया. यार देखना, इसका तो 500 करोड़ का है सारा, पर 600 करोड़ दिए, इसका मतलब यही इसका गुडविल है. थिंक अबाउट द डिसीजन मेकर्स. वो जो गुडविल को, रेपुटेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे ना, वो आइडेंटिफाई हो गया जब मर्जर्स एंड एक्विजिशन हुआ. तो बिकॉज दिख गया, देख एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ, समझे? तो तब ये लोग डिसाइड करते हैं हाँ अब शो करेंगे. तो ओनली परचेज गुडविल इज अलाउड टू बी शोन. इंटरनली जनरेटेड गुडविल कि हमारा ब्रांड है तो हम दिखाएंगे, गुडविल इज नॉट अलाउड टू बी शोन बिकॉज इट्स नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइड. ठीक है? तो फिर से डेफिनेशन क्या था इंटैंजिबल एसेट का? आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनिटरी, which does not have physical existence. I do not think इस डेफिनेशन से ये लोग क्वेश्चन पूछेगा. लेट मी बी क्लियर. बट अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कैसे नहीं बताऊं ये चीज, और प्लस ये काम का है इन टर्म्स ऑफ योर रिटेंशन ऑफ व्हाट आर वी डिस्कसिंग, कि द एसेट फॉर इट टू बी इंटैंजिबल हैज टू बी सेपरेटली आइडेंटिफिएबल. इफ इट इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल वी विल नॉट बी अलाउड टू शो इट इन द बुक्स. ब्रांड, रेपुटेशन, रेपुटेशन अकाउंट डेबिट टू ओसीआई अकाउंट, खेला नहीं चल रहा फालतू में, कुछ का टेस्ट अकाउंट डेबिट टू ये अकाउंट, ये सब नहीं चलेगा. ओके? जो चीज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल नहीं है वो चीज आप नहीं दिखा सकते. ठीक है ना? तो इंटैंजिबल एसेट का ये डेफिनेशन दिया है. फुल स्क्रीन करना, ऐसे बीच में लिखा नहीं पा रहा हूं, आई हैव टू कम्युनिकेट, देन ओनली आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन. सिंपल लॉजिक समझते हैं, वरना पॉइंट्स पे जाके अपने रुल जाएंगे. जैसे अपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं या अदर एसेट्स खरीदते हैं, उसको बुक्स पे दिखाते हैं ना, तो वैसे ही लोग बोल रहे हैं तुमने ट्रेडमार्क खरीदा, तुमने पेटेंट खरीदा, तुमने लाइसेंस खरीदा, तुमने कस्टमर लिस्ट खरीदा, तो बुक्स पे दिखा दो. जैसे तुम प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है बुक्स पे दिखाता है, वैसे तुम ट्रेडमार्क, लाइसेंस, पेटेंट खरीदा तो बुक्स पे दिखा दो. दिखाने के बाद क्या करे सब? प्लांट एंड मशीनरी का दिखाने के बाद क्या करता है? प्लांट एंड मशीनरी को दिखाने के बाद क्या करता है? डेप्रिशिएट करता है, माने सिस्टमैटिकली पीएल में डेबिट करता है, क्योंकि पता है वो प्लांट का बेनिफिट फलाने साल 5 साल तक आएगा. एक्सेलरेटेड मेथड से करता है या स्ट्रेट लाइन मेथड से करता है. डेप्रिसिएशन का बात कर रहा हूं, मैचिंग प्रिंसिपल. इससे ये प्लांट का फायदा 10 साल तक होने वाला है तो हम लोग 10 साल तक खर्चा दिखाएंगे. करेक्ट है? तो वैसे ये पेटेंट का फायदा, ये लाइसेंस का फायदा, ये फ्रेंचाइजी का फायदा जितने साल तक होने वाला है उतने साल में एमोटाइज कर दो. क्या कर दो? ये डेप्रिशिएट, ये जस्ट अलग नाम है, एमोटाइजेशन सेम एज डेप्रिसिएशन. जनरली स्ट्रेट लाइन नहीं करते, जनरली स्ट्रेट लाइन नहीं करते इसके अंदर. ऑल्दो किसी को लगता है कि नहीं
माने एक्सेलरेटेड करने से बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा, उसका फायदा कैसे निचोड़ने वाले। जैसे कस्टमर लिस्ट ऐसा है जो मैंने परचेस किया स्टूडेंट्स का लिस्ट किसी कॉलेज से कि वो अभी उसका ज्यादा फायदा होगा, नेक्स्ट ईयर कमती फायदा होगा, तो उस केस में मेरे को स्ट्रेट लाइन नहीं करना चाहिए, मेरे को करना चाहिए उस पर एक्सेलरेटेड ना 3:2:1 वैसा करना चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस, ठीक है। बट अदरवाइज अगर बात करें अपने एग्जाम का, एमोर्टाइजेशन स्ट्रेट लाइन ही होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऐसा एसेट तुमने परचेस किया जिसका इनडेफिनिट लाइफ है, क्या लाइफ है? इनडेफिनिट लाइफ है, तो उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड ही नहीं कर पा रहे। तुमने कोई ट्रेडमार्क परचेस किया है फॉर एवर, तो डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 10 नॉट पॉसिबल, इनडेफिनिट है, तो उस केस में वो एमोर्टाइज नहीं होगा, वो एमोर्टाइज नहीं होगा। तो दो तरह का इंटेंजिबल एसेट हो गया, एक हो गया वो जिनका डेफिनेटिव लाइफ है, क्या है? डेफिनेटिव लाइफ, उनको क्या करना है? एमोर्टाइज। और एक वो जिनका इनडेफिनिट लाइफ है, उनको एमोर्टाइज नहीं करना है, वो रहेगा बैलेंस शीट में, ठीक है। एंड कोई एक्सेप्शन नहीं इस चीज का, एवरीथिंग जो बैलेंस शीट में है इज सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट टेस्ट, सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट टेस्ट, IMPAIR, इंपेयरमेंट टेस्ट। वर्ड सुना हुआ आपका? इंपेयरमेंट टेस्ट मतलब क्या वो बैलेंस शीट में होने लायक है, और इसके लिए रूल्स क्या बोलता हो, तो बात का बात अपने समझ ले। इंपेयरमेंट का मतलब आप कोई चीज को 200 करोड़ दिखा रखे हो, तो इसका मतलब आपको फ्यूचर में फायदा, उसका प्रेजेंट वैल्यू 200 करोड़ होने वाला है ना कम से कम, तभी तो दिखाना चाहिए। अदरवाइज व्हाई यू शोइंग इट एट 200 करोड़? When you are showing an asset at 200 crore, you are definitely going to gain in future as a result of it. That is why you are showing. Otherwise, it's not worth showing. ठीक है? तो कभी भी उसका वैल्यू अगर गिर गया 180 करोड़ 170 करोड़, तो इन दैट केस वो जो 20 करोड़ या 30 करोड़ जो गिरा, वो 20 या 30 करोड़ पीएल में डेबिट होगा, पीएल में डेबिट होगा। इंपेयरमेंट लॉस, क्या? इंपेयरमेंट लॉस पीएल में डेबिट होगा, ठीक है। तो इंपेयरमेंट तो दोनों ही चीज का चेक करना पड़ेगा, जो एसेट को एमोर्टाइज करे वो भी, और जो एसेट को नहीं एमोर्टाइज करे वो भी। इंपेयरमेंट तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का भी चेक करना पड़ता है। किसका? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। पर जो एसेट को एमोर्टाइज नहीं कर रहे हैं ना, जिनको एमोर्टाइज नहीं कर रहे हैं, उनके लिए रूल क्या है? उनका इंपेयरमेंट टेस्ट एटलीस्ट एनुअली करना जरूरी है। क्या? उनका एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्ट करना जरूरी है। और जो बाकी एसेट्स है जिनका आपने एमोर्टाइज कर रहे हैं, उनका इंपेयरमेंट टेस्ट एनुअली करना जरूरी नहीं है। उनका इंपेयरमेंट टेस्ट तब करना है जब देयर इज अ ट्रिगरिंग इवेंट, जब देयर इज अ ट्रिगरिंग इवेंट। समझ गया? तुमको पेन किलर तुम साथ में कैरी करते हैं, ठीक है, तुम घूमने जा रहे हैं, तुमको लगा कि अगर मेरा ये प्रॉब्लम हुआ, सपोज यू आर प्रोन टू गैस और एसिडिटी व्हाटएवर, तो यू आर कैरिंग समथिंग, तो जब होगा तभी तो लेगा ना। ये थोड़ी कि हर दिन रात को एक बार सोच लूंगा लेना है क्या। और कुछ दवाई ऐसा होता होगा कि थोड़ा सा डिजीनेस फील कर रहे हैं व्हाटएवर, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि कुछ ऐसा दवाई तुम कैरी कर जो कि वैसा इवेंट होने से तुम सोचते हैं अब ले लेंगे हम, जहां लगा बुखार का, शरीर का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ले लेंगे। गॉट इट? तो ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि मैंने ये इतना डिक करता नहीं है पर लिखा हुआ है तो बोलना पड़ेगा ही। व्हेन डू वी चेक फॉर इंपेयरमेंट? आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन, WHEN। तो रूल क्या है? जो एसेट एमोर्टाइज करते हैं डेफिनेट लाइफ वाला, उनको वी डू इट ओनली व्हेन समथिंग हैपेंस। मेरे एसिड रिफ्लक्स आया तो मैं सोचूंगा लेने का, समझ गया? टेम्परेचर आया तो मैं सोचूंगा क्रोसिन लेने का, वो वाला बात हो रहा है। ट्रिगरिंग इवेंट हर दिन रात को नहीं सोचूंगा, ठीक है। और दूसरा होता है कि वी विल टेस्ट इट, ट्रिगरिंग इवेंट होगा तब तो देखेंगे ही, और उसके अलावा एटलीस्ट एनुअली, एटलीस्ट एनुअली। ये कौन सा वाला? इनडेफिनिट लाइफ। अब क्या होता है, ये जो चीज है ना, सुनते समय लगता है हाँ ठीक है, तो क्या तो बोल रहे हैं, बात ये है ऐसा 500 चीज और है जो लर्न करना है, तो लर्न करने का चीज बढ़ते जाता है, विच आई डोंट लाइक एज अ पर्सन एट ऑल। तो मेरे को चाहिए होता है कि मैं कैसे इसको बैठा सकूं। तो मेरे बैठ गए कि ये जो एसेट है सेकंड वाला, जिसको अपने एमोर्टाइज नहीं कर रहे, सोचो उसको एमोर्टाइज नहीं कर रहे, कम नहीं कर रहे हर साल, जस्ट थिंक अबाउट इट। उसके प्रति शक ज्यादा होना चाहिए ना, कि इसको 200 करोड़ दिखा रहे, 200 करोड़ ही दिखाएंगे नहीं यार, इसको चेक करेंगे एनुअली। थिंक अबाउट द टोन। और जो एसेट को एमोर्टाइज करे 200 करोड़ है, 180, 160, 140 उसको ऐसे भी गिरा रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? तो उस केस में उसका चेकिंग एनुअली रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली फॉर ट्रिगरिंग इवेंट। मान इफ यू कैन गेट द टोन, आपका रटने का चीज गया। यू कांट गेट द टोन तो रटो, रटने का मन नहीं है तो मल्टीपल चॉइस करो, ठीक है। एमसीक्यू कहीं कोई मॉक में आ जाएगा, क्लास में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, 4 बार अपने आप घुस जाएगा माथे में, ठीक है ना। तो दैट इज इंपेयरमेंट टेस्टिंग। ये सारा का सारा बात कर रहे थे परचेज्ड इंटेंजिबल एसेट। कौन सा? परचेज्ड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है।
तो परचेज इंटेंजिबल एसेट दो तरह का हो गया, एक विद अ डेफिनेट लाइफ और एक विद अ इनडेफिनेट लाइफ। डेफिनेट लाइफ वाले को क्या कर रहे हैं, एमोटाइज, और इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है क्या? हाँ, सबका करना है इम्पेयरमेंट टेस्ट। कोई बोले ना अगर इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है क्या, कोई पूछ ले तो बोले सर किसका नहीं करना है, सबका होगा इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है। कब करना है इम्पेयरमेंट टेस्ट? जब ट्रिगरिंग इवेंट होगा, जब ट्रिगरिंग इवेंट होगा। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में लैंग्वेज में ट्रिगरिंग इवेंट वर्ड यूज करेगा, मैं छोटा शब्द यूज करना हो तो ट्रिगरिंग इवेंट वर्ड बोल रहा हूं, वो लैंग्वेज ऐसा बोल, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, सम ट्रेंड और सम चेंज टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ विच, कुछ भी हो सकता है इंग्लिश में, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द फील्ड, ठीक है ना। और जो इनडेफिनेट लाइफ वाला परचेज्ड इंटेंजिबल एसेट है, इनडेफिनेट लाइफ वाला, उनको दिखाना है और उसके बाद एमोटाइज नहीं करना है, बिकॉज कैसे करोगे आप, नंबर ऑफ ईयर्स ही नहीं पता है। उनका इम्पेयरमेंट टेस्ट होगा, कब होगा? एनुअली और ट्रिगरिंग इवेंट। ट्रिगरिंग इवेंट तो सब में ही है, पर इस पे एनुअली भी है कि एक साल में अगर ट्रिगरिंग इवेंट नहीं हुआ तो भी तुम एनुअली टेस्ट करेगा, फिर तुमको ईवाई टीवाई को बुलाना पड़ेगा कि भाई बता इसका वैल्यू क्या है, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, समझ गए? दैट इज रिगार्डिंग द परचेज थिंग। ओके, अब अपने जो डिस्कस किए थे इंटेंजिबल एसेट पे उसको जरा सा लिख ले रहे हैं एंड देन द क्लास एंड्स। इंपॉर्टेंट ये लिखना, ये जो नोट्स बना रहे हैं। चलो नोट्स पे आते हैं। इंटेंजिबल एसेट का डेफिनेशन दिया हुआ है, आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, identifiable non-monetary without physical existence। तो without physical existence doesn't require any explanation, everybody knows that intangible बात करें वही मतलब है। और नॉन मॉनेटरी का एग्जाम पर्पस में कोई काम नहीं आने वाला है, आई एम श्योर, बट आपके काम आने वाला है, आई एम श्योर लेवल 2 ये सब में कुछ जोर से, तो अभी से जान जाए वो नॉलेज तो बढ़िया रहेगा। नॉन मॉनेटरी, तो इसके लिए मॉनेटरी क्या होता है? मॉनेटरी एसेट इज कैश और क्लेम टू रिसीव a fixed amount of money in future। Monetary asset is cash or claim to receive a fixed amount of money in future। बीच में मुकुंद गुप्ता इज आस्किंग सर, मैंने कॉर्पोरेट इश्यूअर्स का क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर से कर लिया है, डू आई हैव टू अटेंड द live classes that are going to take place? Answer is no, do not waste your time मुकुंद, do not। ऐसे भी कॉर्पोरेट इश्यूज हल्का टॉपिक है, 2 बार नहीं झेल पाओगे, लाइफ में और भी चीजें हैं, क्वेश्चंस करो वगैरह, आगे बढ़ो। मॉनेटरी एसेट दैट इज कैश और क्लेम टू रिसीव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। एग्जाम्पल, रिसीवेबल, loans given, etc. MA, monetary assets make you suffer, make you suffer on account of inflation। वो सफर फील हो रहा है, क्यों? बिकॉज आएगा उतना ही और उसका परचेसिंग पावर गिरा हुआ रहेगा, therefore they make you suffer। Inventory is not a monetary asset, it doesn't make you suffer because inflation हुआ तो क्या पता हम भी माल ज्यादा दाम पे बेच पाए, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली किसी का मन करेगा सर थोड़ा और आधा घंटा इस पर डील कीजिए, मैं नहीं डील कर पाऊंगा बिकॉज चेक कर लेना बुक में कुछ भी नहीं लिखा है इसके बारे में, तो मैंने बता दिया जस्ट बिकॉज बाद में काम आने वाले लेवल 2 में, ठीक है। जस्ट चेक करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म लोन होता है किसी कंपनी के बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड में लोन है, 5 साल का लोन लिया हुआ, लोन लिया हुआ तो लायबिलिटी हुआ। इज इट मॉनेटरी लायबिलिटी और नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी? मॉनेटरी, बिकॉज कितना दिन है पता है, तो इसका मतलब ये मत सोचना शॉर्ट टर्म होता है,
ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन जो लिया हुआ है कंपनी का, दैट्स अ मॉनेटरी लायबिलिटी, पता है कितना देना है एग्जैक्टली। कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ, दैट्स नॉट अ मॉनेटरी एसेट, बिकॉज कितना पैसा आएगा पता नहीं है। समझ गए? ओके, मैं बोल दिया ये काम का नहीं है एग्जाम के लिए अभी इस चैप्टर पे, नॉन मॉनेटरी। आइडेंटिफिएबल, ये कंसेप्चुअली काम का है। आइडेंटिफिएबल का मतलब हुआ सेपरेबल फ्रॉम द एंटिटी एंड ऑब्लिक और arising from contractual or legal angle. Separable from the entity and or arising from contractual or legal angle. मेरे ख्याल से ये भी डायरेक्टली काम नहीं आने वाला है, पर ये कहाँ काम आएगा? अगर तुम इसके हेल्प से गुडविल में जा पाओ तो। माने कि इसका यही पर्पस है कि तुम इसके हेल्प से गुडविल सोचो। यार गुडविल तो सेपरेबल नहीं है, किसी एंटिटी में गुडविल है, उसका रेपुटेशन है, पर उसको तो उस एंटिटी से अलग नहीं कर सकते ना कि उसका रेपुटेशन खरीद ले अपने। इट कैन नॉट हैपन। वहां तो समझ में आएगा क्यों गुडविल को अलग किया गया कैटेगरी में। तो मेरा वो मन है कि वो पता चले तुमको, अदरवाइज ये लैंग्वेज फालतू का नौटंकी है। सेपरेबल फ्रॉम दिस ये थोड़ी आने वाला है, तो यू शुड राइट समथिंग बगल में। समझ गया कि कोई काम का नहीं है पूरा का पूरा डेफिनेशन। मेरे ख्याल से इट इज नॉट टेस्टेबल इन द एग्जाम। ठीक है, इन दिस सेक्शन आई वांट यू टू थिंक अबाउट गुडविल, देन यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ सर्विस टू योरसेल्फ। थिंक हाउ गुडविल इज inseparable बीच में किसी का डाउट अपने नोट्स पे लिख रहे हैं तो मैं बोलते जा रहा हूँ। माधुरी इज सेइंग कैन आई डू द रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ डेरिवेटिव्स आफ्टर 4th चैप्टर एंड द रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ एआई। आई हैव माय एग्जाम्स इन फेब। ऑफ कोर्स यू कैन, नो इश्यूज एट ऑल, आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये जो इंटैंजिबल एसेट्स है लिखे, इंटैंजिबल एसेट्स, उनमें दो कैटेगरी कर दी। एक हो गया परचेज्ड, हम परचेज किए। एक हो गया इंटरनली जनरेटेड। तो अपना इंटरनली जनरेटेड के बारे में तो कोई डिस्कशन आज हुआ ही नहीं है। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हुआ है जहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट का डिस्कशन हुआ था। टेक्निकल फिजिबिलिटी होता है, उसके बाद कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, पर मैंने यहां डिस्कस नहीं किया, तो आई विल नॉट स्पीक अबाउट इट राइट नाउ। परचेज्ड, जो परचेज्ड वाला है, दे कैन बी कैपिटलाइज्ड। अगर उससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, डेफिनेटली कैपिटलाइज करना चाहिए। दे कैन बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज होने के बाद वहां लिख दे, उसके बाद कैपिटलाइज्ड वर्ड इज ओके विथ ऑल ऑफ यू, मतलब बैलेंस शीट पे ले गए, पीएल में एक्सपेंस नहीं किए। उसके बाद उनका डेफिनेट लाइफ है या इनडेफिनेट लाइफ है। डेफिनेट लाइफ है या इनडेफिनेट लाइफ है। ओके, नाउ माधुरी सेइंग दैट, आपने बोला ठीक है मैं आगे का चैप्टर्स कर सकती हूँ, तो वो तो अपलोडेड नहीं है। तो अपलोड होगा कैसे? जब मैं क्लास लूंगा तभी तो अपलोड होगा। पर आपको तो अलग से एक्सेस दिया गया अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस का, डेरिवेटिव का, एआई का। आई थिंक दिस इज क्लियर। दो स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड विथ मी टिल August 25, नॉट November 25, August 25 के स्टूडेंट्स, उनको दो तरह के क्लासेस का एक्सेस है। एक सारा क्लास जो रेडी है पूरा का पूरा, ठीक है, और एक ये जो लाइव क्लास हो रहा है। और लगता है मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया जो लाइव क्लास का एक्सेस दे दिया, बिकॉज वो देता ही नहीं, खत्म बात, वो प्रोडक्ट रेडी था बेटर रहता। तो आपको उससे करना है जो अपनी रिकॉर्डेड है, आपको लाइव क्लास नहीं करना है। ठीक है, कोई भी टॉपिक का जो आपको वैसे लग रहा है। डेफिनेटिव लाइफ, डेफिनेट लाइफ, इनडेफिनेट लाइफ। डेफिनेट लाइफ में एमोटाइज, एमोटाइज, एमोटाइज में कितना एम हो गया?
दो एम होगा ना, amortize like depreciation. Indefinite life में do not amortize. माधुरी बोल रहे हैं ओल्ड वीडियोज आर नॉट अवेलेबल, तो दिस इज अ स्पेशल केस विथ यू, आपको दिखा नहीं होगा तो अभी मैं यहाँ बैठ के आपके लिए हेल्प नहीं कर सकता हूँ. आई कैन नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ, ठीक है. बट माई स्टाफ सौम्य विल गेट इन कनेक्ट विथ यू एंड ही विल शो यू वेयर दे आर अपलोडेड. इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट यू गॉट टू नो अबाउट इट राइट नाउ. इनडेफिनिट लाइफ में डू नॉट एमोटाइज, ठीक है. नीचे लिखें ऑल एसेट्स आर टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट. All assets are tested for impairment. That is whether their fair value is less than carrying amount. Fair value is less than carrying amount. समझे carrying amount का मतलब क्या हुआ? जो बैलेंस शीट में दिखा रखे हैं, मैंने बैलेंस शीट में 200 करोड़ का एसेट दिखा रखा है, तो उसका जो वर्थ है फेयर वैल्यू वो 200 करोड़ से ज्यादा है ना, बिकॉज अगर 200 करोड़ से कम है तब तो वो इंपेयर हो गया, ठीक है ना. इफ एफ वी लेस देन कैरिंग अमाउंट, impairment has occurred and we should mark down the asset and acknowledge an impairment charge on the income statement. क्या लिखा मैंने? इफ फेयर वैल्यू लेस देन कैरिंग अमाउंट, अमाउंट वाइज सोच लो, कैरिंग अमाउंट 200 करोड़ है बैलेंस शीट में, सर उसका फेयर वैल्यू ईवाई से करवाए 160 करोड़ हो गया, तो जाहिर है तुम 200 पे दिखाया कि 160 पे, आपसे 160 पे, ठीक है. और 40 करोड़ का जो लॉस हुआ है वो आप इनकम स्टेटमेंट में पीएल में डेबिट करेंगे. मैंने ओसीआई नहीं बोला, कहां पे डेबिट करेंगे? इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है. इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करेंगे. अब इम्पेयरमेंट का जो बाकी रूल्स होते हैं ना, कि सब 160 से वापस 190 चला गया तो 200 का 160 हुआ था, अब नेक्स्ट ईयर ईवाई फिर से सर्टिफिकेट दे दिया, नहीं सर ये तो 190 का है, तो ये 30 को वापस से ऊपर ले जाएंगे क्या? ये सारा डिस्कशन लॉन्ग लिव्ड एसेट चैप्टर में, किसमें है? लॉन्ग लिव्ड एसेट चैप्टर में, समझ गया. तो मैं अगर फालतू में डाइवर्ट करके उसको बताने जाऊंगा विच आई कैन, ठीक है, तो अननेसेसरली टाइम डाइवर्ट होते जाएगा. यहां पे यही फीलिंग है, हाँ इम्पेयरमेंट करना है, ठीक है, बट इम्पेयरमेंट में और भी डिटेल्स है विच वी कैन डू इन द लॉन्ग लिव्ड एसेट चैप्टर, ठीक है, बिकॉज वहां पे स्पेसिफिकली उस सबका डिस्कशन है. When to do impairment test? When to do impairment test? When to do impairment test? Identifiable intangible asset, when there is a triggering event, कुछ ऐसा हुआ जिससे लग रहा है आपको कि नहीं यार इसका तो वैल्यू लगता है गिर गया, और नहीं क्या लिखा मैंने? आइडेंटिफिएबल नहीं, गलती लिख दिया. मेरे को लिखना था यहाँ पे डेफिनेटिव लाइफ, डेफिनेटिव लाइफ लिखना था, मैंने गलती लिख दी है यहाँ पे डेफिनेटिव लाइफ.
आपको काट के लिखना पड़ेगा। डेफिनेटिव लाइफ इंटेंजिबल एसेट व्हेन देयर इज अ ट्रिगरिंग इवेंट, और ये वाला indefinite life at least annually and triggering event. At least annually and triggering event. ठीक है। और एक लास्ट चीज, लॉन्ग लिव्ड एसेट्स जो होते हैं ना, टैंजिबल हो या इनटैंजिबल, टैंजिबल और इनटैंजिबल, ये अलग से लिख रहे हैं। इसमें IFRS, US गैप, IFRS दो मॉडल अलाउ करते हैं, कॉस्ट मॉडल और क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल। यूएस गैप केवल एक ही मॉडल अलाउ करता है, कॉस्ट मॉडल। नाम से कंफ्यूज नहीं हो कि ये मॉडल में क्या होगा। कॉस्ट मॉडल मैंने क्या चीज पे दिखाना है, कॉस्ट पे, जैसे प्लांट को दिखाते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू पे यूएस गैप बोलते हैं नहीं दिखा सकते। हाँ, इंपेयर हो गया तो अलग बात है, बट हर साल फेयर मार्केट वैल्यू चेंज होगा, तुम चेंज करता है नहीं चलेगा सब। कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। IFRS बोल रहा है कि नहीं, आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी दिखा सकते हैं, तो हर साल चेंज होगा, दिखाते रहो। रीवैल्यूएशन मॉडल के नीचे परमिटेड ओनली इफ एक्टिव सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट्स। उसका अगर सेकेंडरी मार्केट है तभी ये 900 का 920, 880 करो, वरना उसका मार्केट ही नहीं, तो फालतू मेरी वैल्यूएशन मॉडल लगाने कोई सेंस थोड़ी है। ठीक है, परमिटेड ओनली इफ एक्टिव सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट्स। ठीक है। कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है, यू शो इट एट कॉस्ट एंड देन एमोटाइज वॉट एवर। रीवैल्यूएशन मॉडल का मतलब क्या है, इनिशियली यू शो इट एट कॉस्ट, देन एवरी ईयर कोई एमोटाइज नहीं होगा, यू शो इट एट द फेयर वैल्यू, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, ओके। तो पूरा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बट फिलोसफिकली बहुत कुछ हुआ। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट वाइज गया है। ऑडियो समरी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ऑडियो समरी में द टोन विल बी देयर। LOSA इज नॉट कंप्लीट, इट्स स्टिल लेफ्ट। ठीक है, ओके।